हाँ जी, जय हिंद एवरीवन। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। बहुत डिमांड के बाद वी आर हेयर विद द एनसीईआरटी मैराथन ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री की जितनी इंपॉर्टेंस मैं बताऊं उतनी कम है। अगर आप पीवाईक्यूज उठा के देखोगे और मेरी इस वीडियो को पूरा देखोगे तो समझ में आएगा अरे इतने सारे क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से आ रखे हैं। आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, बिकॉज द रीजन इज कि बीच में हो सकता है थोड़ी बहुत बोरिंग हो जाए चीज, लेकिन आपको देखनी है और देखनी है। मतलब मैं इससे ज्यादा कितना एम्फेसाइज करूं कि मॉडर्न हिस्ट्री कितनी इंपॉर्टेंट है। जिस बच्चे ने अभी तक एंशिएंट और मेडिवल नहीं देखी है, ऊपर लिंक आ रहे होंगे एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। जो मैं इतना एफर्ट कर रहा हूं, आपका काम बनता है ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। ठीक है, दोनों मिलकर मेहनत करेंगे, डेफिनेटली पेपर निकालेंगे। मतलब भाई रात भर जग के मैंने इस चीज की रिकॉर्डिंग करी है, बिकॉज इसकी इंपॉर्टेंस को मैं जानता हूं। ठीक है, तो बस चलिए स्टार्ट करते हैं दिस एनसीईआरटी मैराथन ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। उम्मीद करता हूं आपको बहुत मजा आएगा। तो चलो फिर इसका पहला चैप्टर देखते हैं क्या है। दिस इज मॉडर्न हिस्ट्री पहला चैप्टर, चैप्टर नंबर 10, कोलोनिज्म एंड द कंट्री साइड। इस चैप्टर में बेसिकली ऊपर से बता देता हूं मैं है क्या। इस चैप्टर में बात करी गई है कि ओवरऑल एग्रीकल्चर प्रोसेस कैसे चल रहा था, और कोलोनाइजेशन के आने से पूरा जो रेवेन्यू सिस्टम था, रेवेन्यू सिस्टम एक बेस था एग्रीकल्चर सिस्टम का। बिकॉज भाई जो किसान उगा रहा है उस पर टैक्सेशन देगा, उसी के बेसिस पे उसकी जमीन उसके पास रहती थी, कभी कोई और ऑक्शन में खरीद लेता था। फिर जमींदारी सिस्टम आता है, फिर भाई कौन सी फसल ज्यादा उगती है, जैसे बीच में कॉटन बूम आया था। तो ये सब बातें इसमें करी गई हैं। ओवरऑल एग्रीकल्चर एंड रेवेन्यू सिस्टम पे ही चैप्टर पूरा फोकस्ड रहेगा। अगेन आपको सिर्फ हाईलाइटेड पोर्शन पढ़ना है। ये हाईलाइटेड जो एनसीईआरटी है मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल लर्न विद सुमित पे। ठीक है, या और भी किसी आप टेलीग्राम चैनल से जुड़े हो सब पे उपलब्ध हो जाएगी, जो जिनका एडमिन मैं हूं जैसा भी। ठीक है, सिर्फ हाईलाइटेड पोर्शन पढ़ना है। इसकी वजह से आपका पूरा का पूरा एनसीईआरटी घट के मुश्किल से 10 से 15% का रह जाएगा। मैक्सिमम 20% तक आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, बाकी सब आपको नहीं पढ़ना, सिर्फ हाईलाइटेड पोर्शन पढ़ना, उसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो चलो जी, हम बात कर रहे हैं इसमें अलग अलग स्पेसिफिक एरियाज की बात करी गई है। राजमहल हिल्स, जो आज के टाइम पे आप देखोगे मैप पे जाके राजमहल हिल्स, ठीक है, वहां पे पहाड़ीज एंड संथल्स रहा करते थे। हम इनके बारे में पढ़ेंगे, संथल्स के बारे में तो अच्छा खासा पढ़ेंगे। आपको ये बात पता होगा ईस्ट इंडिया कंपनी ने जैसे जैसे यहाँ पे अपना एक्सपेंशन स्टार्ट करा, जैसे जैसे उनके हाथ में एडमिनिस्ट्रेशन आई, तो उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को एक्सपेंड करना स्टार्ट करा। ठीक है जी, उनके रेवेन्यू पॉलिसीज का ही तरीका ये था कि भाई किस तरीके से मतलब एरिया ज्यादा से ज्यादा उनके अंडर आ सके, ज्यादा ज्यादा फसल उगा सके, ज्यादा ज्यादा टैक्स ले सके। तो धीरे धीरे इसकी वजह से जो पहाड़ी लोग थे इनकी लाइफ चेंज होती गई। किस तरीके से चेंज होगी उसी को हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है जी, सबसे पहले बात करते हैं हम बंगाल की। ठीक है, आपको पता होगा कोलोनाइजेशन सबसे पहले बंगाल में स्टार्ट हुआ था, बिकॉज आपको पता है बैटल ऑफ प्लासी, बक्सर सब बंगाल से रिलेटेड है। परमानेंट सेटलमेंट एक्ट आया 1793 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कौन लेकर आया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस लेकर आए थे। इसी एक्ट के तहत जमींदारी सिस्टम आया था बच्चे, वेरी इंपॉर्टेंट, ईयर इंपॉर्टेंट, कौन लेकर आया ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करा कि हर जमींदारी का मतलब जमींदार, एक एरिया का एक जमींदार हो गया, उस जमींदार का एक अमाउंट फिक्स कर दिया कि भाई साहब इतना अमाउंट आपको हमें देना होगा। अगर आप नहीं दे पाए, इतना अमाउंट आप नहीं दे पाए, तो आपकी जमींदारी ऑक्शन हो जाएगी, बोली लगेगी आपकी जमींदारी की। ठीक है, तो ये वाला सिस्टम, ऑक्शनिंग वाला सिस्टम, जमींदारी वाला सिस्टम, ये परमानेंट सेटलमेंट एक्ट ने दिया। ठीक है जी, अब इसका मैं सिस्टम बताता हूँ क्या हुआ था यहाँ पे। मतलब अल्टीमेटली ये इतना ज्यादा होता था, 10/11, ठीक है, टोटल जितनी प्रोड्यूस हुई है उसका 10/11 पोर्शन इन फॉर्म ऑफ टैक्सेशन जमींदार को आगे देना होता था, और 1/11 उसका खुद बचता था। ठीक है, ये देखो लॉर्ड कॉर्नवालिस चचा की वो लगी हुई है। ठीक है, अच्छा, ये जो वहाँ के राजास थे, तालुकदार थे, उनके साथ ही सिस्टम में स्टार्ट करा गया था। अब उन्हीं को जमींदार बोले जाने लग गया था। ठीक है, राजा मतलब बड़े बड़े राजा नहीं, छोटे मोटे जो राजा हुआ करते थे, अब वही जमींदार बन गए थे, उस एरिया के जमींदार बनते थे, और उनका काम होता था उस एरिया से टैक्स कलेक्ट करना। ठीक है, एक जमींदार के अंडर कभी कभी 400 गांवों तक आ जाते थे। ठीक है जी, ओके। और कंपनी के लिए एक जमींदारी एक रेवेन्यू स्टेट फॉर्म करती थी। मतलब उनके लिए जमींदारी, उनके लिए उनको गांवों से कोई मतलब नहीं था। उनका था मतलब कि इस जमींदारी से इतना पैसा आएगा, तो जमींदारी उनके लिए एक रेवेन्यू स्टेट बन गई थी। ठीक है, और जमींदार वो पैसा उस जमींदारी स्टेट से वो पैसा
कंपनी को दिया जाता था। जो बीच का है, मतलब मान लो उसने वहां से 11 रुपए लिए, 10 रुपए कंपनी को दिए, 1 रुपया उसका डिफरेंस है, ये उसकी इनकम हुआ करती थी। अगर वो नहीं कर पाए इसकी पेमेंट तो उसकी जिम्मेदारी ऑक्शन हो जाती थी। ठीक है, एक वो भी था। अच्छा, जानबूझ के ना जो रेट्स वगैरह थे ये ज्यादा रखे गए थे। ठीक है, क्योंकि उनका मानना था भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ज्यादा खेती हो जाए तो उस टाइम पे कंपनी को तो ज्यादा फायदा नहीं होगा। मतलब इस टाइप से सिस्टम करा गया था। उनका ये मानना था कि हम तो रेट फिक्स ले रहे हैं, ठीक है, जितना भी हमारा तो फिक्स कर दिया है, तो जिस बार ज्यादा खेती होगी तो उसमें ज्यादा फायदा तो किसानों का होगा ना, हमें क्या फायदा होगा। तो इसलिए उन्होंने पहले ही ज्यादा रेट रख दिए थे ताकि इनका भी ज्यादा फायदा रहे। ठीक है, बिकॉज उनका यही मानना था भाई बाद में इंक्रीज इनकम की हम किस तरीके से वो कर पाएंगे। ठीक है, ओके। लेकिन लोग ज्यादा पेमेंट कर नहीं पाते थे, बिकॉज एक तो स्टार्टिंग का सिस्टम है और उसमें इतना ज्यादा आप रेवेन्यू रेट रख लोगे नहीं कर पाओगे। एक तो पहले रीजन था ज्यादा रेट था, इसलिए जमींदारी ऑक्शन हुई। दूसरा रेट यह था कि एक ये वो था जिस टाइम पे एग्रीकल्चर जो पूरा फील्ड था डिप्रेशन में था। ठीक है, मतलब प्राइजेस कम थे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के, तो लोग पे नहीं कर पा रहे थे। ये रीजन बता रहे हैं फेलियर के। ठीक है, एक लो बहुत ही फेमस लो है, दैट इज सनसेट लो। बच्चे, सनसेट लो क्या था, अगर जैसे मान लो आज की तारीख डिसाइड हुई है तो आज शाम तक सूर्य अस्त होने तक अगर आप पैसा लेके नहीं पहुंचे तो आपकी जिम्मेदारी ऑक्शन हो जाएगी। ठीक है जी, ये सिस्टम था सनसेट लो। अच्छा, एक और टर्म यहां पर आएगी, जोटेदार और मंडल्स। ठीक है, देखो है क्या, एक जमींदार के अंडर तो क्या आ गया, बहुत सारे गांव आ गए, लेकिन हर किसान जमींदार के कॉन्टेक्ट में नहीं है, या फिर हर किसान जाके रेवेन्यू नहीं दे रहा है। क्या होता था, एक गांव से इकट्ठा रेवेन्यू आता था, तो एक गांव का बड़ा किसान मान लो तुम, ठीक है, जिसकी जो जोटेदार जिनको बोला गया है, जिसके मतलब जिस पे बाकी किसान डिपेंडेंट्स हैं, भाई बड़ा किसान है उससे बाकी किसी किसान को उधारी लेनी हो या जो भी हो, ये जोटेदार ज्यादा पावरफुल थे किसानों पे, गांवों पे, आप समझ रहे हो। और फाइनली एक गांव फिर जाके जमींदार को पैसे देता था। अब जानबूझ के जोटेदार क्या करते थे, कभी कभी जब उनको जानबूझ के ऑक्शनिंग करवानी है, उसको वो चाहता है कि ये मतलब जमींदारी ऑक्शन हो जाए क्योंकि उसको खुद खरीदनी है। ठीक है, तो जोटेदार गांव से पैसा नहीं देता था, गांव किसानों से ले लिया लेकिन जमींदार को आगे देगा नहीं। ऐसा कोई फिक्स सिस्टम नहीं था कि जोटेदार के थ्रू जाएगा सारा पैसा, ऐसा नहीं था। लेकिन ऑटोमेटिकली ऐसा बन गया था बिकॉज ये जोटेदार था, बड़ा किसान, मतलब गांव का एक प्रभावशाली आदमी हुआ करता था। इसी को मंडल भी बोलते थे बहुत बार। ठीक है, जोटेदार एंड मंडल। तो मतलब काफी बार जोटेदार की वजह से भी मतलब ऑक्शनिंग हुई है, क्योंकि वो क्या करते थे, अब ऑक्शनिंग होगी, अब जोटेदार खुद इतना पावरफुल हो चुका है, खुद जाके वो जमींदार बन जाएगा। ये रीजंस थे कि परमानेंट सेटलमेंट एक्ट बेसिकली फेलियर रहा था। ठीक है, उनके तो खुशी होती थी किसी तरीके से उनकी जमींदारी ऑक्शन होने पे आ जाए, यही था जोटेदार की पूरी बताई गई है। ठीक है, जोटेदार इतना बड़ा आदमी था, किसान उसकी बात मानते थे। जब इसने बोल दिया कि इस बार टैक्स नहीं देना तो नहीं देना, जोटेदार अपने फायदे के लिए इस चीज को यूज करता था। तो एक्चुअली ज्यादा पावरफुल जोटेदार हो गए थे। तो आपको पता होना चाहिए कि जोटेदार क्या है। ठीक है जी, चलो यही बात पूरी इसमें लिखिएगा, हाईलाइटेड पोर्शन को पढ़ लेना। इन्हीं कई जगह पे इन्हीं को हवलदार्स बोलते थे, कई जगह पे इन्हीं को घंटीदार्स या मंडल्स बोला करते थे। ये नाम इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए, पेपर में प्रश्न आ चुका है पहले भी। ठीक है, तो आपको पता होनी चाहिए बातें। ये देखो, कुछ रायत सीधा जमींदार को, कुछ वाया जोटेदार को, कुछ ऐसे जोटेदार का रोल आप देख रहे हो। ठीक है, ये मेन आदमी यहाँ पे, आप इस डायग्राम से आप समझ पा रहे हो। चलो जी, जोटेदार हो गया, जमींदार सिस्टम हो गया, बेहतरीन, होना ही चाहिए इतना। एक फिफ्थ रिपोर्ट, बहुत ही फेमस रिपोर्ट है, पेपर में प्रश्न आ चुका है इस रिपोर्ट पे ऑलरेडी। एक ऐसी रिपोर्ट जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1813 में रखी गई थी, ये ईयर भी आ चुका है। फिफ्थ रिपोर्ट किस चीज से रिलेटेड है ये भी आ चुका है। फिफ्थ रिपोर्ट क्या है, ये रिपोर्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी की एडमिनिस्ट्रेशन की, कि भारत में किस तरीके से वह एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, इस चीज की रिपोर्ट थी फिफ्थ रिपोर्ट। टोटल 1002 पेज की रिपोर्ट थी। ठीक है, और इसमें सारी जो आज हम बात पढ़ रहे हैं ना, जमींदारी, रायत से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, मतलब जितनी भी आज हम बातें पढ़ रहे हैं रिगार्डिंग दिस एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, ये सारा हमें इस फिफ्थ रिपोर्ट से मिलता है। ठीक है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बेनामी लठियाल, ये आपको पता होना चाहिए। लठियाल जिसके पास लाठी हो, बेनामी जिसका कोई नाम वाम ना हो, किसी का नाम ना हो चीज। ठीक है जी, ओके।
अब धीरे धीरे 1813 की रिपोर्ट के बाद ही सिस्टम वो आया था। आपको याद हो कि मोनोपोली वाला सिस्टम 1813 और 1833 में जाकर खत्म हुआ था। 1813 में सिर्फ टी एंड ओपियम को छोड़ के बाकी सबकी मोनोपोली खत्म कर गई थी। वो सारी बातें फिफ्थ रिपोर्ट के बेसिस पे थी कि भाई अच्छे से काम नहीं कर रही है, जमींदारी सिस्टम ढंग से काम नहीं कर रहा है, ओवरऑल सिस्टम में दिक्कतें हैं। ये सारी बातें मतलब कंपनी के मिस रूल एंड मिस एडमिनिस्ट्रेशन की बातें उस ओवरऑल उस फिफ्थ रिपोर्ट में दी गई थी। उसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अलग अलग एक्ट्स निकाले कि भाई कंपनी को किस तरीके से कंट्रोल करा जाए, क्या सिस्टम हो, ठीक है। तो उसके बाद फिर फाइनली आपने देखा होगा 1813 में मोनोपोली कुछ हद तक खत्म करी, फिर 1833 में कंप्लीट खत्म कर ली। ये फिफ्थ रिपोर्ट के कारनामे हैं सारे, और सारी जो डिटेल्स है ना जमींदारी सिस्टम की फेलियर की, ये सारी बातें मतलब फिफ्थ रिपोर्ट से पता लगती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलो, कहीं पे ये भी बोला जाता है कि फिफ्थ रिपोर्ट ने ज़्यादा ही एक्सेजरेट कर दिया उस चीज़ को और इसी वजह से ये पूरा ज़मींदारी सिस्टम एज होल ख़त्म हो गया। लेकिन चलो जो भी है, हमें ये समझना है कि फिफ्थ रिपोर्ट एक बेसिस है। एनडीए में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ रखा है, मेरे हिसाब से आप कर दोगे। इतनी जानकारी होनी चाहिए, ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, अब बात करते हैं राजमल्ला हिल्स के बारे में। ठीक है, पहाड़ीज के बारे में। पहाड़ीज जो राजमल्ला हिल्स में रहा करते थे, फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते थे जो होते थे, उससे अपना काम चलाते थे। इसके अलावा दे यूज टू क्या नाम है क्या परफॉर्म दिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, इसको झूमिंग में बोलते हैं आज के टाइम पे। भाई जो ट्राइबल लोग होते हैं वो करते हैं, क्या करते हैं, एक एरिया एक मतलब फॉरेस्ट टाइप का एरिया था, उस फॉरेस्ट को खाली करा, वहां से खाली करके जमीन उगाई, फिर आगे चले गए। जब वहां पे उसकी फर्टिलिटी कम होगी फिर किसी दूसरे एरिया में चले गए, फिर वहां जाके खेती करी, फिर कहीं और चले गए। तो शिफ्ट करते रहते हैं, दिस इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ये इनका मतलब मेन इनका वो था, फीचर था। ठीक है, कि फॉरेस्ट कवर करते थे, ये सारा सिस्टम था। ओके, जो भी फॉरेस्ट से कलेक्ट करते थे चीजें, बहुत सारी चीजें फॉरेस्ट जो आइटम्स होते हैं, जैसे महुआ होते हैं, सिल्क कोकोन्स होते हैं, इनको ये सब बेचा करते थे और इससे अपना काम जो भी है काम वर्ष चलाया करते थे। ऐसे इनकी लाइफस्टाइल हुआ करती थी पहाड़ीज की। हंटर, शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स, फूड गैदरर्स, चारकोल प्रोड्यूसर्स, सिल्क वॉर्म रियर्स, ये सारे इनके काम हुआ करते, जो स्टैंडर्ड काम। ठीक है जी, चलो ये हो गए इनके बारे में बातें होगी। ओके, कभी कभी क्या होता है, जब इनके पास पैसे कम पड़ते थे, ये पहाड़ी लोग हुआ करते थे, ये जाते थे प्लेन्स में और प्लेन में जाके रेड वेड मारते थे। ठीक है, वहां से लूटपाट करके और ये अपने ऊपर आ जाया करते थे। बहुत बार तो ये एज सिक्योरिटी प्रोवाइड करते थे, किसी को ट्रेडिंग करनी है तो भाई इस एरिया से जाने हैं, ये पहाड़ी यहाँ पे रहते हैं, इनको जब तक पैसा नहीं दोगे ये आगे नहीं जाने देंगे। इस टाइप के कारनामे भी यहाँ पे करते थे, जमींदार लोग इनको पैसे दिया करते थे। ठीक है, ऐसी इनकी लाइफस्टाइल हुआ करती थी। ठीक है, ओके, बहुत जगह पे तो इनको छोटी छोटी लैंड भी दे दिया करते थे जोटेदार और जमींदार की, चलो भाई कोई बात नहीं, आप यहाँ पे उगा लो और यहाँ पे थोड़ा बहुत जो होगा वहां से आप खाना वाना कर लेना। मतलब इस टाइप का ओवरऑल मतलब एक सिस्टम समझाया गया है किस टाइप से इनका सिस्टम एग्जिस्ट करता था। लेकिन अब है क्या, जब ब्रिटिशर आए, ब्रिटिशर काम क्या था, ब्रिटिश का काम था कि अपने आप को एक्सपेंड करना। एक्सपेंड करके प्लेन खत्म हो गए तो वो पहाड़ों पे जाना शुरू कर दिया उन्होंने। पहाड़ों पे पहाड़ीज रहते हैं तो दिक्कत होने लग गई, बहुत पहाड़ीज यहाँ पे मारे भी गए हैं। ठीक है, फिर धीरे धीरे उन्होंने थोड़ी बहुत सेटलमेंट भी कर लिया, ऐसी बात नहीं है, बहुत जगह सेटलमेंट भी हुई कि भाई चलो ठीक है, आपको हम थोड़े बहुत ही पैसे दे रहे हैं, आप इस पैसे से आपका काम क्या है, इस एरिया में थोड़ा सा आप वो बना के रखो, मतलब शांति बना के रखो। जैसे मान लो कोई पहाड़ी है, वो बार बार किसी जमींदार को तंग कर रहा है, जमींदार पैसे नहीं दे पा रहा, उससे पूछ रहे भाई तो क्यों नहीं दे पा रहे पैसे अपनी जमींदारी के, बताए तो यार पहाड़ी ले जाते हैं पैसे। तो मतलब थोड़ा सा ब्रिटिशर्स ने इनको फिर कंट्रोल करना शुरू करा, ब्रिटिशर ने ये काम इन्होंने शुरू करा बच्चे। ठीक है, लेकिन अब आ जाते हैं संथल्स। संथल्स दे वर एक्सपर्ट इन क्लीनिंग फॉरेस्ट। ठीक है, और ऐसे ही बंदे तो अंग्रेजों को चाहिए थे जो कि फॉरेस्ट को ज्यादा ज्यादा क्लीन कर सके, वहां पे खेती कर सके, और खेती करेंगे टैक्स देंगे और अंग्रेजों की मौज होगी। तो अब इस पहाड़ी एरा में संथल्स का आगमन हुआ। राजमल्ला हिल्स में धीरे 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 पहाड़ी बेचारे ऊपर खिसकते गए, संथल्स कंट्रोल करने लगे। ठीक है, संथल्स ने पहाड़ी वाड़ी मतलब यहाँ से प्लेन कर करके वहाँ पे उगाना शुरू कर दिया। संथल्स बहुत पीक पे पहुंचे। एक्चुअली सच पूछो तो मतलब संथल को पीक पे पहुंचाने वाले अंग्रेजन थे, बिकॉज अंग्रेजन को सपोर्ट करा भी, चलो ज़्यादा से ज़्यादा लैंड क्लियर हो रही है इनके उस पे। ठीक है जी,
मतलब संथल्स इतने पावरफुल हो गए थे, जमींदार इन लोगों को हायर भी करते थे कि अपने एरिया को एक्सपेंड कर सके, ताकि वो भाई जंगल को वो कर देंगे, क्या नाम है, क्लीन कर देंगे, तो वहां पे खेती हो जाएगी, तो इनको ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, तो मतलब अच्छा खासा चल रहा था इन लोगों का। ठीक है, ये सारी बातें बताई गई है कि दामिन ए को लैंड डिमार्क करी गई थी, जो क्लियर विलियर कराई, ये सब वो सब बहुत ही अच्छे तरीके से, मतलब ब्रिटिशर पॉलिसी चली थी। धीरे धीरे देखो ना आप, ये देखो दिमाने को संथल इतने एक्सपेंड कर गए थे कि पहले 40 संथल विलेज हुआ करते थे 1838 में, और 1851 में, यानी 13 साल कुछ समय में इनके 1473 विलेजेस हो गए थे। ठीक है जी, मतलब कितना जबरदस्त तरीके से इन्होंने एक्सपेंड करा है। ठीक है, इतना एक्सपेंड कि ये दिक्कत होगी अंग्रेजों को ही दिक्कत हो गई। धीरे पहले, सबसे पहले तो जो पहाड़ी लोग थे उनको दिक्कतें होनी स्टार्ट हुई, पहाड़ी और ऊपर जाते चले गए, उनके शिफ्टिंग कल्टीवेशन और कम हो गई बेचारों की, मतलब बहुत दिक्कतें हुई उन लोगों को। सबसे ज़्यादा दिक्कत पहाड़ी को ही। संथल लेकिन एक्सपेंड कर रहे हैं। ठीक है, ओके। लेकिन धीरे धीरे संथल्स को एक बात समझ में आई कि यार ये तो ना बहुत ही मतलब गलत बात है, हम मेहनत हम कर रहे हैं, लैंड क्लियर हम कर रहे हैं, लेकिन अपने को क्या मिल रहा है, लैंड तो कहीं और चली जा रही है, लैंड तो अंग्रेजों के पास चली जा रही है। सिद्धू मांझी, वेरी फेमस संथल लीडर, पेपर में प्रश्न आ रखा है इस चीज पे। ठीक है, तब उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ रिवोल्ट करना स्टार्ट करा, संथल रिवोल्ट 1855 से 56। संथल रिवोल्ट एक बेसिस था बच्चे 1857 के रिवोल्ट का। इससे नेक्स्ट चैप्टर वही है, पढ़ाएंगे हम। और एक बात और भी है, संथल्स तीर भालों की मदद से, मतलब आप देखो संथल्स इतने वो थे, पावरफुल थे कि उन्होंने तीर भालों की मदद से अंग्रेजों को हरा भी दिया था। और पहली इंडिपेंडेंट ट्राइबल फाउंड करी थी संथल्स ने। एक बहुत ही पॉपुलर वो भी क्वेश्चन आता है, कौन थे। ठीक है, तो वहां से अंग्रेजों की तरफ से आर्मी के लीडर थे बुर्रो साहब, बुर्रो। ठीक है, उनको हराया था संथल से अपने तीर भालों से। मतलब इन्होंने वो वाली प्रथा खत्म कर दी थी कि अंग्रेजों को हराया नहीं जा सकता। जब इन्होंने तीर भालों से हरा दिया तो मतलब आम लोग तो क्या ही हो सकता है। तो सोच के देखो ना, तभी तो 1857 के रिवोल्ट को इतनी आग मिली थी कि जब तीर भालों से संथल हरा सकते हैं तो क्या कुछ नहीं हो सकता। तो आपको बेसिक मैंने संथल्स के बारे में बता दिया कि क्या वहां पे चल रहा था, संथल्स क्यों पावरफुल हुए, और फिर क्यों बाद में अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, एक चीज, दक्कन एरिया में हम आ गए हैं। दक्कन एरिया में क्या सिस्टम था, बही खाता यानी अकाउंट बुक्स। भाई जैसे मैं हूं, मैंने अब सारा सिस्टम इतना करप्ट हो चुका है कि हर कोई उधार पे जी रहा है, मनी लेंडर्स पे जी रहा है। ठीक है, और मनी लेंडर मतलब प्रूफ का है कि मैंने आपसे पैसा लिया था, प्रूफ होता था बही खाता। अगर मैं इसी को जला दूं तो, इसी को लूट मारूं तो, ठीक है, ये सारी रिपोर्ट्स, मतलब ये सारे इवेंट्स हुए हैं दक्कन एरिया में। दक्कन एरिया में जितने भी साहूकार्स वगैरह हुआ करते थे, उनकी बुक्स उनको लूटा गया, उनकी बुक्स वगैरह जला दी गई। मतलब इतनी बुरी हालत हुई कि मतलब उनको अपनी प्रॉपर्टी छोड़ छोड़ के भागना पड़ा। अब ये सारी सिचुएशन क्यों उत्पन्न हुई, इस चीज को हमें इस थोड़े से पोर्शन में पढ़ना है। रेवेन्यू सिस्टम जब बॉम्बे में आया तो इसको बोला गया मतलब रायत वाली सिस्टम। रायत में क्या था, बंगाल सिस्टम की तरह नहीं था कि मतलब एक रायत फिक्स कर दी। यहाँ पे क्या था कि छोटे छोटे किसानों को खुद राइट्स दे दिए गए थे रायत वाले सिस्टम में, कि भाई आप सीधा सीधा आप टैक्स जमा करो सीधा। ठीक है, जमींदार के वाया जाने की जरूरत नहीं है उसके बदले, और आपको एक फिक्स शेयर आपको उसमें से मिलेगा, सीधा इनको दे दिया गया था। लेकिन हुआ क्या, जब जब कुछ दिक्कत आती थी, वो डिमांड्स इतनी हाई थी कि किसान मतलब चुका ही नहीं पाते थे। कुछ तो छोड़ के भाग जाते थे, कुछ क्या करते थे, किसी से उधार ले लेते थे। जो बड़े बड़े किसान थे, मनी लेंडर्स थे, ठीक है, वो उधार ले लेते थे। तो अब दिक्कत क्या हो गई, धीरे धीरे सिस्टम भी फेल होने लग गया, बिकॉज ओवरऑल बताया ना, सिस्टम में दम नहीं था, बिकॉज जो डिमांड थी वो इतनी ज्यादा थी। रहा साहब बीच में सूखा आ गया। सूखा आ गया तो मतलब इतना ज्यादा सूखा था कि 1/3 ऑफ कैटल, पशु कैटल, 1/3 ऑफ कैटल मर गए। और जितने लोग थे उस एरिया में, ह्यूमन पॉपुलेशन 50% ह्यूमन पॉपुलेशन मर गई। इतना जबरदस्त सूखा आया था। ठीक है, और जो मतलब बच गए उनको भी मतलब बड़ी मुश्किल हुई। ठीक है, जो बचे वो भी उधारी की जिंदगी जी रहे हैं, उधार ले रहे हैं, जिसको उधार मिल गई वो बच पा रहा है सारा सिस्टम। अब जो बचे हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा उधार है, इसी वजह से बाद में राइट्स वगैरह हो रहे हैं। ठीक है, इस पे एक वो भी रिपोर्ट भी आएगी, टेंशन ना लो आप। ठीक है, अब आता है कॉटन बूम। 1860 से पहले क्या था, जो रो कॉटन थी ज्यादा अंग्रेजन मंगाते थे अमेरिका से। लेकिन धीरे धीरे उनको नीड फील हुई कि भाई पता नहीं अमेरिका के साथ कब क्या चीजें बिगड़ जाए, हमें अमेरिका पे इतना डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। और इसी वजह से
1857 में कॉटन सप्लाई एसोसिएशन फाउंड हुई ब्रिटेन में। उसके बाद मैनचेस्टर कॉटन कंपनी फाउंड हुई। ये इनका मोटिव क्या था कि पूरे वर्ल्ड में कॉटन की प्रोडक्शन को बढ़ाना है, हर जगह से कॉटन चाहिए इनको, ये मतलब इनका मेन मोटिव हुआ करता था। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है इंडिया में भी इसका वो असर दिखा कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो कि अमेरिका का सब्स्टिट्यूट हो सकती है। अब फिर धीरे धीरे अमेरिकन सिविल वॉर स्टार्ट होगी 1861 में, उस टाइम पे तो वहां से इधर कॉटन आना ही बंद हो गया ब्रिटेन में, तो सारा का सारा प्रेशर आ गया इंडिया पे कि भाई अब अल्टीमेट मोटिव था कि इंडिया से जितनी कॉटन प्रोड्यूस कर सकते हो उतनी कॉटन प्रोड्यूस करो। आप देख रहे हो कितनी कॉटन प्रोड्यूस हो रही है, आप देख ही रहे हो कितने जबरदस्त है पिक्चर्स, आप जो PDF में अच्छे से इनको देख भी सकते हो। ठीक है, डक्कन एरिया आज भी आप देखोगे ब्लैक सोइल, डक्कन एरिया में ब्लैक सोइल है जो कि एकदम परफेक्ट है कॉटन के लिए। दैट इज डक्कन मतलब ब्लैक सोइल को रेगर सोइल या कॉटन सोइल ही बोला जाता है, बिकॉज वो परफेक्ट एकदम कॉटन प्रोडक्शन के लिए। ठीक है भाई साहब, वहां पे अमेरिका में क्राइसिस चल रहा है, यहाँ पे कॉटन 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 देख रहे हो, सारे कॉटन लूम्स है। मतलब ऐसा हो गया कि मतलब जैसे मतलब कॉटन ही सब कुछ हो गया। ज्यादा से ज्यादा लोग क्रेडिट दे रहे बिकॉज दिख रहा है कॉटन की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि दिख रहा था बस किसी तरह से कॉटन उगाने को मिल जाए। हर किसान कॉटन उगाना चाहता है, कोई उधार मांग रहा है कॉटन उगाने के लिए, उधार देने को तैयार, बिकॉज वो पता है कितना भी रेट ये दे देगा, बिकॉज अच्छी खासी इसमें प्रॉफिट हो रहा है। मतलब कॉटन को बहुत ज़्यादा वो दिया गया, प्रमोशन करा गया कॉटन का। ठीक है जी, जितना लोन चाहिए लोन लो, सब कुछ करो। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली किसी के पास पैसे थे नहीं, हो रहा था वही वाया मनी लेंडर से। ठीक है जी, अब मनी लेंडर भी इसका बहुत ज़्यादा फायदा उठा रहे थे, बहुत ज़्यादा रेट्स वेट्स चार्ज कर रहे थे वो भी। ठीक है, मतलब एक तो ऐसा सीन भी है, 100 रुपये का लोन था, 2,000 रुपये उसका इंटरेस्ट था। 100 रुपये के लोन पे 2,000 रुपये का इंटरेस्ट चार्ज करा गया है। ठीक है, मतलब बहुत। तो अब इसके खिलाफ अब सारी जो बता रहा हूँ ना, ये जितनी भी ये राइट्स अभी देखने को मिलेंगे सब इसी के खिलाफ देखने को मिलेंगे। ठीक है, था कि इससे निपटने के लिए उन्होंने क्या स्टार्ट करा 1859 में ब्रिटिशर ने एक लॉ पास करा, दैट वाज नोन एज लिमिटेशन लॉ। ये लिमिटेशन लॉ था कि बॉन्ड साइन करते थे, मतलब जैसे यहीं से सब कुछ आया ना, बंद हुआ, मजदूरी सब यहीं से डेवलप हुई है। ठीक है, जब एक आदमी के आपने इतना इंटरेस्ट, वो इतना पैसा उसको मतलब देना है कि अल्टीमेटली मतलब वो आदमी आपका हो गया, मतलब उसकी जिंदगी आपके नाम हो गई। ठीक है, फिर उन्होंने कहा भाई ये सब नहीं चलेगा, सिर्फ 3 साल तक का लोन दिया जा सकता है। ठीक है, ये बहुत ही भरोसे वाले आदमी थे। मान लो 100 रुपये का लोन है, उस पर 2,000 चार्ज लगा दिया, 2100 हो गया, तो अगली बार 3 साल के बाद एक नया बॉन्ड साइन कर लेते थे जो 2100 रुपये का लोन हो जाता था। ठीक है, ओरिजिनल क्या था कि कोई भी लोन 3 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब अल्टीमेटली ये सिस्टम हो गया। चलो जी, अब एक कमीशन आया, दैट वाज नोन एज डेक्कन राइट कमीशन। ठीक है, डेक्कन राइट कमीशन में दिखाया गया है किस तरीके से ये पूरा का पूरा जो रायत वाली सिस्टम था ना, ये काम कर रहा था। ये दिखाया गया है डेक्कन राइट कमीशन पे। ठीक है, जैसे मैंने बताया ना वहां पे पहले कमीशन आया था, ये देखो ये रहा सारा। ठीक है, अब दिक्कत क्या थी, ये टाइम वो था कि 1857 का विद्रोह ब्रिटिश गवर्नमेंट देख चुकी थी। ठीक है, तो दोबारा ऐसा टाइप नहीं चाहती थी वो, भाई कि ऐसे राइट्स क्यों हो रहे हैं, मनी लेंडर्स को क्यों लूटा जा रहा है। इसके खिलाफ एक रिपोर्ट बनी, डेक्कन राइट्स रिपोर्ट, 1878 की डेक्कन राइट्स रिपोर्ट। अलग अलग एरिया में, डिस्ट्रिक्ट में पूरी इन्वेस्टिगेशन करेगी, डेटा इकट्ठा करा गया कि भाई क्यों हुआ। रीजन मैंने आपको बता दिया कि लोन वोन के चक्कर में हुआ सारा, कि भाई जब हुआ क्या, जब वहाँ से क्या नाम है, जैसे अपने अमेरिका से जब वापस चीज़ें नॉर्मल हुई तो वहाँ से कॉटन की सप्लाई दोबारा आने लग गई। तो दोबारा तो आ रही है कॉटन की सप्लाई, तो इंडिया से प्रोडक्शन कंपेरेटिवली कम हो गई, मतलब अब कम डिमांड रहेगी। तो डिमांड, अब जो लोग कॉटन उगाना चाह रहे हैं वो अब मतलब उनको लोन नहीं मिल रहे हैं, जिन्होंने पहले लोन ले लिए हैं अब उनको उतने रेट नहीं मिल रहे अपनी फसल के। तो ओवरऑल इन्होंने क्या करा, इन्होंने सोचा कि ना रहेगा बास ना बजेगी बास हो रही, तो सारा का सारा सिस्टम इन्होंने फ्लो करना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने क्या कर दिया कि भाई खाता बुक ही वो कर दो, इसलिए वो बोलते हैं डेक्कन राइट्स, उसके लिए आए डेक्कन राइट कमीशन। ये थोड़ी सी टाइमलाइन लिखी हुई है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। 1765 आपको पता ही है, बंगाल के दीवानी राइट्स मिले थे 64 के युद्ध के बाद। ठीक है, 73 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने लॉ पास करने शुरू करे थे ईस्ट इंडिया कंपनी पर कंट्रोल करने के लिए। 1793 में परमानेंट सेटलमेंट एक्ट आया। 1800 में संथल्स वो करने लग गए, मतलब ग्रो करने लग गए। 1818 में बॉम्बे डेक्कन एरिया में रायतवारी सिस्टम आया।
ठीक है। 1820 में एग्रीकल्चर प्राइसेस कम हो रहे थे, सब सिस्टम खत्म हुआ। 1855-56 में संथल रिबेलियन हुआ। 1861 में कॉटन बूम आया। 1875 में राइट्स हुए। 1878 में डेक्कन राइट कमीशन की रिपोर्ट आई। ये पूरा वो था। इसमें से देखो, जैसे डेक्कन राइट कमीशन जो है ये इंपॉर्टेंट है। उससे पहले एक और कमीशन, परमानेंट सेटलमेंट एक्ट था, वो इंपॉर्टेंट है। जो कमीशंस वगैरह हैं, जो ये रिपोर्ट्स वगैरह है ना, ये इंपॉर्टेंट बन जाती है बच्चे इस चैप्टर से। ठीक है, तो ये पूरा ओवरऑल चैप्टर था। अब नेक्स्ट चैप्टर है अपना 1857 का रिवोल्ट, उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। चलो फिर अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। हाँ जी, तो अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 11, द रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड इट रिप्रेजेंटेटिव्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से क्वेश्चन आता रहा है, और 1857 का विद्रोह अपने आप में ही एक मतलब इंटरेस्टिंग इवेंट है। तो इसमें यही पूरे चैप्टर में बताया गया कि कौन कौन से पॉलिटिकल सेंटर्स थे जहाँ पे हो रहा था, किस तरीके से हो रहा था, सारा प्रोसेस इसमें समझाया गया। तो हम भी वही समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए जी, पहली बात तो आप ये याद रखना कि ये आर्मी द्वारा इनिशिएट करा गया रिवोल्ट था। ठीक है, द सिपाहीज इन कैंटोनमेंट ऑफ मेरठ। ठीक है, वहां से। अच्छा, अब इसमें भी दो तीन चीजें आएगी, कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो वैसे तो बैरकपुर मंगल पांडे वाला इवेंट, उसके बाद मेरठ रेजिमेंट से ये फैलते हुए सबसे पहले, मतलब देखो सिस्टम क्या था ना, कि पहले तो हुआ ये इन्फेंट्री के साथ। ठीक है, फिर धीरे धीरे कैवलरी में फैल गया, फिर धीरे धीरे शहर में फैल गया, आम लोगों में फैल गया रिवोल्ट। ठीक है, ओके। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, रिकॉर्ड ऑफिस, जेल, कोर्ट, पोस्ट ऑफिस, ट्रेजरी, ये सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिए गए। और जो दिल्ली तक की टेलीग्राफ लाइन थी उसको खत्म कर दिया गया। जो कम्युनिकेशन चैनल था उसको खत्म कर देगा। वो बात अलग है, बाद में वही कम्युनिकेशन चैनल काम भी आया। मतलब अगर कम्युनिकेशन चैनल ना होता, ढंग का टेलीग्राफ ना होता, तो शायद ये रिवोल्ट कभी दबता ही नहीं। ठीक है, चलो जो भी है। ठीक है, रेड फोर्ट के सामने सुबह सुबह 11 मई को, रमज़ान का महीना था। ठीक है, उस सिपाही आके पहुंच गए। ये देखो, दिस ही इज बहादुर शाह जफर, लिखा भी होगा शायद इसमें। हाँ जी, बहादुर शाह जफर। ठीक है जी, या फिर बहादुर शाह 2 के नाम से जाना जाता है। तो इनके विंडो के नीचे आ गए ये, और बोला कि भाई साहब हम मेरठ से आए हैं सारे अंग्रेजों को मार के। क्यों मारा हमने? बिकॉज वो एक बुलेट थी, देखो आपको याद भी हो, रॉयल एनफील्ड बुलेट, जो उसका कारतूस था, कार्ट्रेज था। इट वाज बिलीव्ड, मतलब उसको ऐसे ना मुंह से हटाना पड़ता था। इट वाज बिलीव्ड कि वो सुअर की एंड गाय की चर्बी से बना हुआ है। ठीक है, और दोनों हिंदू मुस्लिम धर्म दोनों टारगेट हो गए। ठीक है, बोलते हमें वो खोलने को कह रहे थे, हमने खोला नहीं, एक विद्रोह हो गया और हमने सारे अंग्रेजों को मार के हम आ गए हैं। ठीक है, हम अब आ गए हैं आपके शरण में, आप हमारे इस विद्रोह को वो करो, क्या नाम है, लीड करो। ठीक है, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट इवेंट है कि ये जो बहादुर शाह जी थे, बुड्ढे थे। ठीक है, ये चाहते नहीं थे अपना सही है, जिंदगी कट रही थी इनके आराम से। ठीक है, कहा का ये दोबारा विद्रोह करने का सिस्टम। ठीक है, इन्होंने बोला जिल्ले इलाही, हमें मुगल की सल्तनत मंजूर है, मुगल का राज मंजूर है। अंग्रेजन तो एक नंबर के सी किस्म के आदमी है, जो भी है फलाने ढिमकाना। ठीक है, लेकिन पॉइंट इज बहादुर शाह चाहते नहीं थे, लेकिन फिर भी सिपाहियों की या उस आर्मी की प्रेशर में आके इन्होंने रिवोल्ट को लीड भी करा था। चलो जी, ओके। कैसे हुई थी शुरुआत? ठीक है, ये फायरिंग ऑफ इवनिंग गन या फिर बुगल बजा के पूरी मतलब इसकी शुरुआत हुआ करती थी। ठीक है, पहले तो इन्होंने सारी ट्रेजरी को, आर्मरी को, सबको कैप्चर कर लिया, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को कैप्चर कर लिया, सारे रिकॉर्ड सब कुछ जला दिए। ठीक है, तो मतलब अल्टीमेटली नोटिस लगाए गए हिंदी में, उर्दू में, पर्शियन लैंग्वेज में, ताकि लोगों को बताया जा सके। ठीक है, ये सारे शहरों में हुआ धीरे धीरे। मतलब अच्छा एक बात रही, ये मत सोचना पूरे पूरे भारत में हो गया। कौन कौन से शहर? लखनऊ, कानपुर, बरेली, दिल्ली, ऐसी जगह में तो हुआ ही था। और धीरे धीरे रिवोल्ट अपना फैल रहा है भाई साहब, फैल रहा है। ठीक है, ओके। कम्युनिकेशन बहुत ही ज़बरदस्त है, इनका कोऑर्डिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त है। देखो शहर सारे दूर दूर है, लेकिन फिर भी एक सिमिलर पैटर्न फॉलो कर पाए, बिकॉज द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, द प्लानिंग, द कोऑर्डिनेशन, इट इज़ गुड। मतलब तभी ये सब चीज़ पॉसिबल हो पाई। ठीक है, हर जगह सेम टाइप की एक्टिविटीज़ होने का रीज़न ही ये है बच्चे। ठीक है, एक बात है, सिपाहियों ने, मतलब सिपाही खुद ही मतलब इस रिवॉल्यूशन के करता धरता थे। ऐसा नहीं था किसी और से मदद ली थी, खुद ही इस रिवॉल्यूशन के करता धरता थे हमारे सिपाही। दैट इज़ वाई इसको सिपाही म्यूटिनी के नाम से भी जाना जाता है। बहुत सारे अपने
फेमस लीडर्स है इसमें, जैसे कानपुर में नाना साहिब, ठीक है, पेशवा बाजीराव टू के सक्सेसर, ठीक है, उन्होंने इस रिवोल्ट को सपोर्ट करा। इसके अलावा झांसी की रानी, झांसी की रानी मतलब ऐसा बोला जाता है ये भी स्टार्टिंग में करना नहीं चाह रही थी, बाद में से यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, बाय रानी वॉज फोर्स्ड बाय द पॉपुलर प्रेशर अराउंड हर टू अज्यूम द लीडरशिप ऑफ द अपराइजिंग, ठीक है, मतलब उसको मतलब लीड नहीं करना चाह रही थी रिवोल्ट को, लेकिन पब्लिक प्रेशर में उन्होंने लीड करा। इसी तरह से बिहार में कुंवर सिंह जो कि एक लोकल जमींदार थे, ठीक है, वहाँ पे उन्होंने करा। अवध में नवाब वाजिद अली शाह, उनकी स्टेट को मॉल एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पे हटा दिया था, ठीक है, तो वहाँ पे उन्होंने रिवोल्ट करा। उनकी बीवी थी बेसिकली बेगम हजरत महल, ठीक है, उन्होंने बेसिकली रिवोल्ट करा अपने बेटे के लिए, ठीक है जी। ओके ओके, मतलब अलग अलग क्लास के लोगों ने करा। इट वाज रिपोर्ट फ्रॉम द मेरठ कि फ़कीर एक एलिफेंट पे आ रहा है, लोग सिपाही उसको जा जाके मिल रहे हैं, ठीक है, तो मतलब ऐसे रिलीजियस लीडर्स ने भी बेसिकली सपोर्ट करा, मेन बात ये है, ठीक है। एक थे बंदे शाह मल, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, शाह मल, उत्तर प्रदेश में ही वॉज एक्टिव। उन्होंने विलेजेस ऑफ पारागाना बरोत, वहाँ से लोगों को इकट्ठा करा, ठीक है। गोनू, ट्राइबल कल्टीवेटर ऑफ सिंहभम, छोटा नागपुर के एरिया में, वहाँ पे भी ये मतलब रिबेल वो बने, ठीक है, कोल ट्राइबल, कोल जो ट्राइबल ग्रुप है उनके वो बने, ठीक है। इसके अलावा शाहमल के बारे में है, मैंने बताया ना, बरोत गांव, बरोत वाला एरिया, वहाँ से उन्होंने वो करा, वेरी पॉपुलर। एक है मौलवी अहमदुल्ला शाह, ठीक है, मौलवी, आप नाम से पता लग रहा है मौलवी, ठीक है, मतलब इनके पीछे पीछे लोग बहुत चल के आएंगे ऑब्वियसली। इनको डंका शाह के नाम से भी बोला जाता है, बिकॉज ये डंका लेके आगे के चलते थे ऐसे, ठीक है। फैज़ाबाद में जेल करेंगे तो आपको इनका एरिया पता लग गया कि फैज़ाबाद में ये वो थे, ठीक है। ही फोर्ट इन द फेमस बैटल ऑफ चिन्हत, ठीक है जी। ओके, और इसमें हार भी गए थे ब्रिटिशर्स अंडर हेनरी लॉरेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात आती है रूमर्स और इन सब चीज़ों की, कि जो ये रॉयल इनफील्ड वाली बात थी कि ऐसे कारतूस जो है वो मतलब बना हुआ है पिग की और काऊ की चमड़ी से, क्या वो बात सच थी? अब इसको लेके क्वेश्चन उठे, क्या वो बात सच थी या नहीं थी? तो ये मतलब आज तक भी जो रिकॉर्ड्स है ना, इस रिकॉर्ड में ये है कि भाई साहब ये ना रूमर्स थे, जिसका ओरिजिन कहीं ट्रेस नहीं करा जा सकता। एक कहानी ऐसी भी है, एक छोटे जाति का आदमी था, वो गांव से ट्रैवल कर रहा था, उसने एक पंडित के घर पे पानी मांगा, उसने कहा नहीं तुम्हें पानी नहीं दे सकता बिकॉज तुम छोटी जाति के हो। उसने कहा रुक जाओ, तुम थोड़े दिन सब्र करो, एक ऐसी कारतूस आ रही है जो कि पिग के एंड गाय के मांस से बनी है, फिर देखेंगे तुम कैसे मतलब उसमें उसको कर लोगे। बहुत सारे ब्राह्मण्स लोग जो है वो मतलब आर्मी के पार्ट हुआ करते थे बच्चे, नॉट ओनली क्षत्रिय, ब्राह्मण्स भी पार्ट हुआ करते थे, ठीक है। तो ये ऐसे बोल जाता है कि मतलब ये रूमर था ये, ठीक है। ओके, इस टाइम पे फ्रांसिस ग्रांट 1849 में ये गवर्नर जनरल थे, ठीक है। हेनरी हार्डिंग, अच्छा हेनरी हार्डिंग है बच्चे, नोट फ्रांसिस ग्रांट, तो पेंटर है। तो कह रहा पहली बार नाम सुन रहा हूँ मैं, हेनरी हार्डिंग। हार्डिंग ने भाई काफ़ी मॉडर्नाइज करा था बुलेट वुलेट इन सबको, ठीक है। तो मतलब दिस इज हाउ। अच्छा, इसके अलावा जो बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी जो हुई थी, ठीक है, वहां से सब चीजें देखते आ रहे थे भाई किस तरीके से अंग्रेजों ने पूरा क्रूरता भरा व्यवहार अपनाया है। बैटल ऑफ प्लासी के बाद बैटल ऑफ बक्सर, उसके बाद धीरे धीरे पूरा भारत, तो लग रहा था कि हाँ उनका अंत आ रहा है मतलब बेसिकली, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक ये भी इवेंट बड़ा फेमस है कि एक वॉच मतलब एक बंदा आता था जो वॉचमैन को वो देता था, क्या नाम है, चपाती देता, तो वो चपाती नेक्स्ट गांव के वॉचमैन को दे दी जाती थी। मतलब इस टाइप की मतलब ये सिग्नल्स यूज करे गए थे, किस तरीके से सब में यूनिटी थी इस टाइप की, ठीक है। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, ठीक है, उन्होंने काफ़ी कुछ ऐसे काम करे थे जो कि एक्चुअली तो रिफॉर्म वो थे, जैसे भाई सती प्रथा थी, लेकिन सती प्रथा के अगेंस्ट आप काम करोगे तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे हमारे धर्म में हमारे कल्चर में ज़्यादा ऐटे करने की ज़रूरत नहीं है। सेम गोज विद विडोज रीमैरिज एक्ट अंडर लॉर्ड डलहाउजी, हम बोलेंगे वैसे तो वो रिफॉर्म है, आज के लिए तो बहुत अच्छा लगता है मैं सुनने में, लेकिन एक्चुअली में क्या था, लोग उसको सपोर्ट नहीं करते, लोगों को लगता था कल्चर में हमारे में बेवजह की ये दखल अंदाजी कर रहे हैं, लोगों को ऐसा लगता था, ठीक है। 1829 में सती हटाई गई। इसके अलावा 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट हुआ, ठीक है। तो ये सारा सिस्टम था। ओके, धीरे 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 धीरे
चलो अब बात आती है रिवोल्ट की। सो दिस इज अवध रिवोल्ट बच्चे, ठीक है। 1856 में जो अवध था वो फॉर्मली मतलब अंग्रेजों के अधीन हो गया था, लॉर्ड डलहौजी के अंडर। मैंने बताया भी मोल एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत वो हो गया था कि उन्होंने बोला कि अभी आप अच्छे से ना वो नहीं कर रहे हो, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से नहीं कर रहे हो, इस वजह से हम मतलब आपको मतलब ये ले रहे हैं। नवाब थे नवाब वाजिद अली शाह। वैसे एक्चुअल सिनेरियो ऐसा कुछ था कि नवाब वाजिद अली शाह मतलब बहुत ही काबिल नवाब थे। जब वो मतलब उनसे ये एडमिनिस्ट्रेशन छीनी गई तो मतलब बहुत अवध के लोगों को बहुत दुख हुआ, ठीक है भाई, कि मतलब ऐसे मतलब उनके जाने के गम में बहुत गाने वाने गाए गए, प्रॉपर परेड टाइप में निकाली गई, लोग इतना प्यार करते थे। और डलहौजी ने ले लिया बोल के कि आप अच्छे से एडमिनिस्टर नहीं कर रहे एरिया को। एक्चुअल रीज़न क्या था कि ये वाला एरिया काफ़ी फर्टाइल एरिया था, तो इस एरिया पे वो अपना कब्जा जमाना चाहते थे ब्रिटिशर, ये रीज़न था। तो इसी वजह से बेगम हजरत महल ने यहाँ से मतलब लड़ाई भी लड़ी थी, इनकी खातिर लड़ी थी, ठीक है। चलो भाई साहब एरिया आप देख लिया आपने। हम्म, चलो जी, इसके अलावा नवाब के साथ साथ कुछ कुछ ताल्लुकदार्स, कुछ कुछ ताल्लुकदार्स, ठीक है, जो बहुत कई कई जनरेशन से वो ताल्लुकदार हुआ करते थे, ताल्लुकदार जमींदार ये लोग। अब वो लोग भी कुछ नहीं कर पा रहे थे भाई। अब जब सारी की सारी किंगडम चली गई है अंग्रेजन के अधीन, तो वो लोग क्या कर पाएंगे, वो लोग भी कुछ नहीं कर पाएंगे, तो वो भी ऑब्वियस सी बात है अगेंस्ट हो गए। लेकिन हर जगह पे ऐसा सीन नहीं था, हर जगह पे ऐसा सीन नहीं था, तो ताल्लुकदार उसने भी सपोर्ट कराया भाई, ठीक है, बेगम हजरत महल को। चलो जी, ओके। इसके अलावा जो बंगाल आर्मी के जो मेजर सिपाही वगैरह थे वो अवध स्टेट से थे, ठीक है, उत्तर प्रदेश अवध स्टेट से थे। मतलब इनफैक्ट से पूछो तो अपर कास्ट हिंदूज थे वो लोग ज्यादातर, ठीक है। तो जब अवध की बात आएगी तो दैट इज वाई इसलिए अवध को नर्सरी ऑफ बंगाल आर्मी बोला जाता था बच्चे। तो अवध की बात आएगी तो वो ऑब्वियसली साथ खड़े होंगे लड़ने के लिए, ठीक है, ओके। अच्छा, जो 1857 का विद्रोह था उसने हर सेक्शन, सोसाइटी के हर सेक्शन को उसने अपील करा, चाहे किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म का हो, हर सेक्शन को अपील करा, ठीक है। इश्तिहार लगाए गए, ठीक है, अलग अलग जगह पे, मतलब पूरी कोशिश करी गई कि पूरा एक बहुत बड़े लेवल पे विद्रोह करा जा सके, बहुत बड़े लेवल पे विद्रोह करा जा सके, इसकी पूरी की पूरी कोशिश करी गई। लेकिन वैसा कुछ बेसिकली हो नहीं पाया विद्रोह से ना, ठीक है। अच्छा, ओके। अब सीन क्या था, अब धीरे धीरे, चलो ये कुछ वो है नहीं मतलब ना, इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। रिप्रेशन इज इम्पोर्टेंट कि किस तरीके से 1857 के बाद बहुत सारे ऐसे एक्ट्स आए जो धीरे 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 धीरे, जिस मतलब जो मतलब उस टाइम पे ऐसा था कि मतलब बहुत ज़्यादा पावर्स दे दी गई थी, ठीक है, लॉ एंड ट्रायल मतलब बहुत ज़्यादा पावर दे दी गई थी कि सीधा पनिशमेंट दी जाएगी, वो डेथ होगी, सीधी पनिशमेंट है ना, ठीक है, मतलब लिटरली डेथ होगी। मतलब ऑर्डिनरी जो मिलिट्री ऑफिसर्स थे ना उनको भी परमिशन दे दी गई थी, ठीक है। और फिर जगह जगह जीता गया। जैसे भाई उस टाइम भी नहीं कैपिटल कलकत्ता हुआ करती थी, दिल्ली एक सिंबॉलिक मीनिंग था, ठीक है। तो दिल्ली पे दो तरफ से अटैक हुआ है, किधर से अटैक हुआ है, किधर से अटैक हुआ, ठीक है। दिल्ली पर अटैक दो तरफ से हुआ, बिकॉज दिल्ली एक सिंबॉलिक वो था ना भाई, पहले मुगल्स की कैपिटल थी दिल्ली, तो अगर दिल्ली भी आज के टाइम पे रिवोल्ट कायम है तो मोटा मोटा ऐसे कहा जा सकता है कि मतलब पूरे भारत में रिवोल्ट कायम है। तो इसलिए दिल्ली को सबसे पहले कैप्चर करने की कोशिश करी और उस पर दोहरा अटैक करा गया बच्चे। हेनरी लॉरेंस जो कि लखनऊ के कमिश्नर थे, ठीक है, तो उन्होंने उस एरिया में अटैक करा, ठीक है, लखनऊ में, वो बेचारे उनकी डेथ हो गई। चलो अब जो भी है, ठीक है। फिर आए जेम्स ओट्रम एंड हेनरी हैवलॉक, ठीक है, वो बेसिकली मतलब जीत पाए। इसके अलावा कोलिन कैंपबेल जो उस टाइम के मिलिट्री कमांडर हुआ करते थे, ठीक है, मतलब मिलिट्री कमांडर थे, वो धीरे धीरे आए और उन्होंने मतलब बेसिकली यहाँ पे लखनऊ वाला एरिया धीरे धीरे करके जीता। कुछ ऐसा हो जो बच गया हो, मैं देख रहा हूँ। आपको सिर्फ हाईलाइटेड पढ़ना है पोर्शन ना, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो हाईलाइटेड पोर्शन है वो मैंने कर दिया है हाईलाइट, उसके अलावा ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस भी बोला जाता है। वीडी सावरकर साहब ने इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस तक बोला है। बहुत लोगों ने इसको सिपाही म्यूटिनी बोला है, बहुत लोगों ने इसको फर्स्ट रिवॉल्यूशन बोला है, बट बहुत लोगों ने मैंने बताया इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वीडी सावरकर साहब। ठीक है, चलो जी। 1801 में सब्सिडी अलायंस आई अवध में। वैसे सबसे पहले सब्सिडी अलायंस एक्सेप्ट करने वाला स्टेट था हैदराबाद। ठीक है, इसके अलावा नवाब वाजिद अली शाह जो अवध के नवाब थे लास्ट, जिनको हटा दिया था मुगल एडमिनिस्ट्रेशन बोल के। ठीक है जी। 1857 में मेरठ में स्टार्ट हुआ मामला। ठीक है, बहादुर शाह लीडर बने। दिल्ली गैरिसन रिवोल्ट, बहादुर शाह लीडर बने। ठीक, अलीगढ़, इटवा, मणिपुरी, इटा, यहाँ सब हुआ। उसके बाद लखनऊ में पहुंची बात। ठीक है, अब धीरे धीरे जो विद्रोह था वो कॉमन लोगों में फैला। ठीक है, ओके। ब्रिटिश फोर्सेस अंडर हैवलॉक एंड ओट्रम, वेरी इंपॉर्टेंट, किसके अंतर्गत? लाहौर, मतलब लखनऊ जीता इन्होंने। ठीक है, शाहमल जी की डेथ हुई, रानी झांसी की डेथ हुई। ये मतलब कुछ कुछ देखो है क्या, बोलोगे सर मतलब बहुत सारी चीज़ें आपने छोड़ दी है। एनसीईआरटी में सीन ही ऐसा है कि बहुत ज़्यादा हेफाजत वे में है बच्चों, मैं आपको पहले बहुत बार बता चुका हूँ, बहुत ज़्यादा हेफाजत वे में है। तो मतलब आपको एक अगर बेस बन रखा हो, आपको कहीं ने आपने कहीं से पहले पढ़ रखे हो, चाहे मुझसे पढ़ रखे हो, चाहे पहले पढ़ रखे हो, तो ये चैप्टर समझना इजी है। बिकॉज आपको जो बिट्स एंड पार्ट्स है ना, जो भी पढ़ा रहा हूँ, उनको आप जोड़ के और एक मतलब ठीक जगह पे आप उसको देख पाओगे। ठीक है, बिट्स एंड पार्ट्स में वो चीज़ हो सकती है। खैर जो भी है, जैसे भी है, तो ये वाला चैप्टर इतना ही। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए मतलब चलिए, तब तक तो क्या ही है, नेक्स्ट चैप्टर में मिल रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं अभी। ओके, हाँ जी। तो अपना नेक्स्ट चैप्टर है कॉलोनियल सिटीज, अर्बनाइजेशन, प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर। ये चैप्टर कंपेरेटिवली कम इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मतलब इसमें कुछ ऐसी बातें नहीं निकल के आई जो स्पेसिफिक पॉइंट फॉर्म में मैं निकाल सकूं। चैप्टर वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसमें कुछ कुछ टर्म्स ऐसे यूज़ करी गई हों जिसको हम पॉइंट फॉर्म में निकाल सके, तो इसमें वो चीज़ है नहीं, तो इस वजह से कंपेरेटिवली कम इंपॉर्टेंट। और इसमें मेरे हिसाब से लगेंगे 5-7 मिनट ही, ज़्यादा कुछ नहीं। बस एक बार जैसे जैसे मैं जा रहा हूँ वैसे वैसे गो थ्रू कर लो। ठीक है, 3 बिग सिटीज़ की बात करी गई है, कलकत्ता, चेन्नई एंड मद्रास। बिकॉज उस टाइम पे, सॉरी, कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, बिकॉज उस टाइम पे यही 3 मेन सेंटर हुआ करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी है मद्रास में सेटल हुई 1639 में, कलकत्ता में 1690 में। ठीक है, बेसिकली फोर्ट्स जब बने, जब आप सेटल कह सकते हो। ठीक है, इसके अलावा कंपनी को 1661 में बॉम्बे मिलेगा। देखो बॉम्बे का सिस्टम क्या था, बॉम्बे दहेज में मिला था, अंग्रेजन को दहेज में मिला था। ठीक है, प्रिंसेस ब्रिगेंजा थी जिन्होंने शादी करी थी। ठीक है, इंग्लैंड के प्रिंस से, उनको दहेज में मिला था, फिर उन्होंने दे दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को। 1661 में इनको मिला था, 1668 में बेसिकली मिल गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को बच्चे। ठीक है, बॉम्बे मिल गया था। जो जो इम्पोर्टेंट होगा ना मैं वो अपने आप बता दूंगा इसमें। ठीक है, थोड़ी सी बात है गांव और उसको लेके। गांव में कौन रहते थे? गांव में वही नॉर्मल किसान जो कि सब्जी वब्जी उगाता है, एग्रीकल्चर करता है, और इसके अलावा जो मतलब गाय भैंस चराता है, वो वाला आदमी रहा करता था। शहर में मोस्टली जो मतलब आर्टिस्ट वगैरह, ट्रेडर्स, एडमिनिस्ट्रेटर, रूलर्स, ये लोग रहा करते थे। ठीक है, तो रूरल वर्सेस वो हो गया ये। चलो जी। अच्छा, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में क्या था, जो मुगल कैपिटल्स थी ना, जैसे दिल्ली हुआ, आगरा हुई, लाहौर ही, वो ज़्यादा पॉपुलर हुआ करती थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम बढ़े थे मतलब यूरोपियन टाइम के तरफ, तब तब ये सेंटर चेंज होते गए। ठीक है, उससे पहले की जो जहाँ पे मनसबदार वगैरह हुआ करते थे, मनसबदार जागीरदार, मैंने पहले ही बताया आपको, मनसबदारी सिस्टम का मतलब होता है कि मतलब एक एरिया, उसमें कोई एक बंदा जो कि राजा हो सकता है वहाँ का, ठीक है, वो उसको मुगल का सपोर्ट रहेगा, और वो उसकी उस एरिया की पूरी देख रेख करेगा, कानून प्रणाली वगैरह सब संभालेगा। ठीक है, टैक्स भी वही कलेक्ट करेगा। बस अंग्रेजन को तो एक फिक्स्ड आर्मी स्ट्रेंथ चाहिए। ठीक है, उनकी स्ट्रेंथ को वो करने की क्या नाम है, जिम्मेदारी भी उन्हीं की। ठीक है, मेंटेन करने की जिम्मेदारी भी राजा की, जो मनसबदार था बेसिकली उसकी। ठीक है, इसके अलावा साउथ इंडिया में मदुरई, कांचीपुरम टेम्पल है, तो वो इसलिए फेमस थी। देखो ये रेड फोर्ट का एरिया है, दिल्ली का रेड फोर्ट, दिस इज रेड फोर्ट, और ये उसके आसपास बसा हुआ शहर। मतलब दिल्ली के आसपास पूरा वो मतलब जो एरिया था उसी के आसपास पूरा का पूरा मतलब शहर बस गया। बिकॉज यहाँ पे मुगल राजा रहता था, उसके आसपास शहर बस गया, यहाँ ब्रिटिश कैंटोनमेंट आ गया। ठीक है बच्चे, चलो जी। मैंने बताया, मैं धीरे धीरे रीजनल एरिया से लखनऊ, हैदराबाद, श्रीरंगपट्टनम, नागपुर, बड़ौदा, तंजौर,
ये शहर बड़े फेमस हुए। कस्बा आज भी यूज होता है वर्ड कस्बा, स्मॉल टाउन। गंज स्पेशल मार्केट, छोटी सी मार्केट, ठीक है। इसके अलावा जो यूरोपियन कंपनीज आई उन्होंने धीरे धीरे अपने सेंटर्स बनाए, वेरी पॉपुलर सेंटर्स में बताता हूँ इनका। पणजी 1510 पोर्तुगीज ने बनाया सेंटर, डच ने मसूलीपट्टनम 1605, ठीक है। ब्रिटिश ने मद्रास में 1639, फ्रेंच ने पौंडीचेरी में। तो ये एरिया इन्होंने अपने अपने फिक्स कर लिए यहाँ जहाँ से इनके मेन ट्रेडिंग पॉइंट हुआ करते थे, ठीक है जी। चलो जी, इसके अलावा मद्रास, बस यार ये इतना काम कर लिया। मद्रास, कोलकाता, बॉम्बे धीरे धीरे जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में आने लगे वैसे वैसे उनकी इंपॉर्टेंस भी बढ़ने लगी, ठीक है। कुछ वैसी बात की सबसे पहले फर्स्ट ऑल इंडिया सेंसस का अटेम्प्ट 1872 में करा गया था, बट उस चीज़ को करेक्टली करा गया 1881 में। और उसके बाद से आप देख ही रहे हो कि हर साल मतलब हर 10 साल में ये सेंसस आ रहा होता है। सेंसस मतलब होता है जिसको हिंदी वाले हो जो जनगणना, सेंसस मतलब होता है जनगणना। तो कुछ ऐसे पॉइंट जब निकल के आते हैं तभी हो जाता है, ठीक है। रेलवे की इंट्रोडक्शन 1853 में हुई बच्चे, बॉम्बे से थाने की रेलवे चली थी वो, उसमें 1853 में हुई। तो यहाँ से आपको ये बात पता लगी है, ठीक है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन एक मेन वो बन गया था कि शहर कौन सा डेवलप होगा जिस शहर से ट्रांसपोर्टेशन हो रही होगी ना, जैसे जहाँ से नदी वदी गुजर रही हो। मद्रास मैंने बताया सेंट फोर्ट जॉर्ज ये उन्होंने बनाया था। फोर्ट विलियम बनाया था बच्चे उधर कोलकाता में, फोर्ट विलियम, वेरी अच्छा। ब्लैक टाउन एंड वाइट टाउन, जो साफ सुथरा एरिया हुआ करता था ना उसको वाइट टाउन, जो थोड़ा सा गंदगी आम लोगों का एरिया उसको ब्लैक टाउन। स्टार्टिंग में तो सिर्फ वाइट टाउन को ही ये लोग फेमस करना चाहते थे, पॉपुलर करना चाहते थे, बट धीरे धीरे जब बीमारियां फैलनी स्टार्ट हुई पता लगा भाई साहब उनको बीमारी होगी तो आपको बीमारी हो जाएगी, तो उन्होंने थोड़ा बहुत काम इधर शुरू करा, ठीक है जी। कानपुर स्पेशलाइज्ड जो है बच्चे लेदर में, वूल में, कॉटन टेक्सटाइल में, ठीक है जी। तो और इसके अलावा स्टील में भी, ठीक है। तो मतलब अब बात ये है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का लेवल थोड़ा सा लिमिट कर दिया, ठीक है। तो ये सब चीज़ सीन हो रही थी। बड़े बड़े शहर बेसिकली लिमिट कर देते, पता है। छोटे शहरों में तो फिर चीज़ चलनी थी, बड़े बड़े शहरों में अटैक वटैक ज़्यादा होते तो बड़े बड़े शहरों में इस चीज़ के लिए मना करा गया था। छोटे मतलब किसी और मतलब अन्य चलो ब्लैक एरिया मैंने बताया मैंने, ठीक है। ब्लैक एरिया मतलब उनका मतलब था बेकार से एरिया, चाउस। पर जब धीरे धीरे जब बीमारी फैली तब जाके समझ में आया ओहो ये तो गड़बड़ हो गई, ठीक है जी। अच्छा, हिल स्टेशन देखो था कि इनको गर्मी बहुत लगती थी अंग्रेजन लोग को, इंडिया में गर्मी है, ठीक है। तो इन्होंने फिर रास्ता निकाल लिया हिल स्टेशन। हिल स्टेशन कंपेरेटिवली प्लीजेंट वेदर है, सब कुछ बहुत ही बेहतरीन है हिल स्टेशन में, तो ठीक है। तो ऐसे जैसे गुरखा वॉर के टाइम पे इनको शिमला मिला, एंग्लो मराठा वॉर के टाइम पे इनको माउंट आबू मिला, ठीक है। दार्जिलिंग जो इन्होंने सिक्किम से लड़ाई लेकर के जीता, तो ऐसे इन्होंने हिल सेंटर जीते। और बिकॉज हिल सेंटर की जो क्लाइमेट थी अप्रोक्सीमेटली क्या नाम है यूरोप जैसी थी, उनकी कंट्री जैसी थी, दैट इज़ वाई, ठीक है जी। इसके अलावा जॉन लॉरेंस ने 1864 में अपनी जो काउंसिल है ऑफिशियली शिफ्ट कर ली थी वहाँ पे, मतलब ऑफिशियल अपनी कैपिटल वहाँ पे बना ली थी, ठीक है जी। उसके बाद धीरे धीरे शिमला जो है एक वो बन गया था, मतलब कमांडर इन चीफ का वो बन गया था, रेजिडेंस या हेडक्वार्टर टाइप में ना वो बन गया था, ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, वो शिमला बन गया था, ठीक। कमांडर इन चीफ हमेशा शिमला में बैठेगा ऐसा डिसाइड हो गया था, बिकॉज बताया तो वहाँ पे मतलब कम सस्ती वो चीज़ें थी, ठीक है जी। चलो जी, यहाँ पे क्या क्या होता है बातें बताई गई है कि यहाँ पे क्या क्या होता है, मैंने बताया इसमें ज़्यादा ये चीज़ें नहीं है, ठीक है। ट्रेडिंग देखो चेन्नई के बारे में बात है, इन 1639 एक ट्रेडिंग पोस्ट बनाई गई मद्रासापट्टनम, ठीक है। फिर उसके बाद इसको बोला गया चेन्नापट्टनम, ठीक है। तो धीरे 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 यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पैर जमाए, ठीक है। चलो, सबसे पहले फोर्ट जॉर्ज बना है मैंने बताया। ब्लैक टाउन जो है फोर्ट के बाहर बनाता है, इसलिए ब्लैक टाउन और रेड मतलब रेड टाउन अलग अलग है बच्चे, ठीक है। द इम्पोर्टेंट इज दुभाषी, नाम से समझ में आ रहा है जो एक से ज्यादा लैंग्वेज बोल सके, दुभाषी फॉर ट्रांसलेशन। सैंथोम एक जगह की बात हो रही है जो कि रोमन कैथलिक्स के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर था। आपको याद है बैटल ऑफ सैंथोम भी मैंने कराई है। बैटल ऑफ सैंथोम किस रिस्पेक्ट में है वो भी बड़ा बता देना एक बार। बैटल ऑफ सैंथोम किस रिस्पेक्ट में है, किस क्यों इतनी फेमस है।
ठीक है, चलो इसके अलावा कुछ बंगाली कहने बता दूं। 1756 में सिराजुद्दौला ने, जो कि नवाब थे उस टाइम बंगाल के, उन्होंने अटैक करा अंग्रेजन को, ठीक है, और उनके सारे डिपो विपो पे जहाँ पे भी वो रखते थे सामान को, ठीक है। तो अब सिराजुद्दौला से लड़ने के लिए आए, बैटल ऑफ प्लासी हुई 1757 में, और वहाँ से ये डिसाइड, आई मीन 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई, ठीक है। तो अब बात यही थी कि अब क्या होने वाला था वो देखने वाला था, ठीक है जी, ठीक है। चलो, कलकत्ता जो बनी थी वो सुतानाती, कोलकाता एंड गोविंदपुर गांव से मिलकर बना था कोलकाता, ठीक है। हर फोर्ट से पहले जगह छोड़ने की प्रथा यहीं से शुरू हुई थी, ठीक है। 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल बने थे, ठीक है। उन्होंने अपने लिए बहुत बड़ा कलकत्ता में एक हाउस बनाया जिसको गवर्नमेंट हाउस के नाम से जाना जाता है आज, ठीक है। ठीक है, फिर एक लॉटरी कमेटी आई। लॉटरी कमेटी विद हेल्प ऑफ गवर्नमेंट फंड्स इकट्ठा करती थी टाउन से, ठीक है, और उसके बेसिस पे फिर सारा मतलब शहर का रूपरेखा बदलने में विश्वास रखती थी बच्चे। ये देखो बातें हैं बहुत सारे शहर, देखो ये जो चैप्टर है ना, दिस इज वेरी गुड फ्रॉम थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज हर चीज से 3-3 4-4 चैप्टर निकल सकते हैं, हम 3-3 4-4 क्वेश्चन निकल सकते हैं हर बंदे की उस पे ना। क्या बोल रहा हूँ मैं। चलो भाई, मेरे हिसाब से और कुछ है नहीं इसमें, बस टाइमलाइन इंपॉर्टेंट है लास्ट में ना। दिस टाइमलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, टाइमलाइन जरूर पढ़ लेना आपको। 1500 में क्या हुआ, 1757 में क्या हुआ, 73 में क्या हुआ, ये जरूर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। 1853 में पहली रेलवे बॉम्बे से थाने, ठीक है। बॉम्बे बिकम्स द कैपिटल ऑफ न्यू प्रोविंस 1818 में। लॉर्ड वेलेस्ली का कॉर्नवालिस का कोड 1793 में, ठीक है। तो ये मतलब दिस इज वेरी गुड। फिर दिल्ली कैपिटल शिफ्ट कब हुई, 1911 में हुई। प्लेग हो गया था बहुत बड़ी बड़ी सिटीज में, ठीक है। ये सब चीजें हैं, तो ये मैंने इसलिए बताया था ना, चैप्टर छोटा रहेगा, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं रहेगा, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। अभी ये चैप्टर कंपेरेटिवली कम इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने जल्दी निपटा दिया है। नाउ नेक्स्ट मूव टू अपना नेक्स्ट वाला चैप्टर, देखते हैं उसमें क्या है। हाँ जी, तो अपना नेक्स्ट चैप्टर है अब महात्मा गांधी द नेशनलिस्ट मूवमेंट, द वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर। भाई साहब देखो, ये मैं आपको पहले ही बताता है मॉडर्न हिस्ट्री में कि आप रिस्पेक्ट करो गांधी जी की या ना करो, लेकिन उनके बारे में पढ़ना आपकी मजबूरी है, बिकॉज वहां से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, नॉट ओनली के एनडीए में पूछे जाते रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मोहनदास करमचंद गांधी से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है। रीजन यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है, जैसे हर एक देश की इंडिपेंडेंस के लिए किसी पर्टिकुलर बंदे को मतलब क्रेडिट दिया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमें गारिबाल्दी नाम के बंदे थे जिन्होंने मेकिंग, जो मतलब मेकर ऑफ इटली थे ये कह लो, जॉर्ज वाशिंगटन जो कि अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के करता धरता थे, हो ची मिन जो कि वियतनाम के स्ट्रगल के करता धरता थे। तो ऐसे ही महात्मा गांधी इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ इंडिया एज नेशन, ठीक है। भारत के राष्ट्रपिता का दर्जा उनको मिला है, तो डेफिनेटली उनके बारे में चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। तो इस चैप्टर में हम उनके बारे में, उनकी तीनों मूवमेंट्स के बारे में, और जो मतलब आप देखोगे कि अच्छा ये क्वेश्चन तो अब पूछा था, ये क्वेश्चन तो उस ईयर में पूछा था, वो सब इसी चैप्टर से निकल रहे होते हैं, ठीक है। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर, मतलब मैं आपको बताऊं, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलो जी, गांधी जी की एक्टिविटीज के बारे में हम 1915 से 1948 के बीच में पढ़ेंगे, बिकॉज 1915 में वो भारत लौट कर आए थे और 1948 में उनकी डेथ हो गई। तो उनका पूरा करियर हम देखेंगे, किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन से वो गुजरे, इंडियन सोसाइटी में कैसे इतने पॉपुलर हुए, और कैसा पूरा मतलब रिकंस्ट्रक्ट उन्होंने कर दी। ये देखो, ये भीड़ है जो गांधी जी से मिलने आई है, उनको देखने आई है, ये भीड़ है। तो दिस वाज द काइंड ऑफ पॉपुलैरिटी एट दैट टाइम। देख लो, पीपल गैदर ऑन द बैंक्स ऑफ साबरमती रिवर टू हियर महात्मा गांधी स्पीक, ठीक है जी। मतलब वो लेवल उन्होंने कर लिया था। जनवरी, मैं डेट ही बता दूं, 9 जनवरी 1915 को वो मोहनदास करमचंद गांधी जी भारत आए,
2 डिकेड्स यानी लगभग 20 साल उन्होंने बाहर गुजारे। ठीक है, इस टाइम पे उन्होंने कुछ पार्ट अपना गुजारा साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में वो गए थे एज लॉयर, अब्दुल्ला एंड कंपनी नाम की कंपनी थी, उसके लिए केस लड़ने गए थे एज लॉयर। वहाँ पे वो इंडियन कम्युनिटी के लीडर बन गए। वहाँ पे मतलब उनके साथ जो इंडियन कम्युनिटी के लोग थे उनके साथ बहुत गलत हो रहा था, गांधी के साथ भी गलत हुआ, उनको ट्रेन से निकाल के फेंक दिया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे गांधी जी सच में उनके लीडर बने और गांधी जी ने अपना हथियार जो कि नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट का हथियार था, सबसे पहले सत्याग्रह यहीं पे यूज़ किया। वो सक्सेसफुल रहा तो फिर उनकी ये सारी चीज़ें यहाँ पर हुई। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट उन्होंने चलाई 1905 से 1907। वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पे फैली। जो भी बड़े बड़े मतलब अच्छा नहीं सॉरी स्वदेशी मूवमेंट या फिर इसको बोलते हैं वंदे मातरम मूवमेंट 1905 से 1907 ये भारत में चल रही थी। मतलब पहली एक तरीके से बड़ी मूवमेंट स्टार्ट हो रही थी, मतलब ऑब्वियसली आफ्टर 1857। इसने बहुत नए नए नेताओं को जन्म दिया, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र के, बिपिन चंद्र पाल बंगाल के, लाला लाजपत राय पंजाब के, लाल बाल पाल इनको इकट्ठे बोला भी जाता था। तो इनको जन्म दिया इस स्वदेशी मूवमेंट ने। ठीक है, इसके अलावा कुछ मॉडरेट्स लोग भी थे, जिसमें से एक बंदे तो गोपाल कृष्ण गोखले जो गांधी जी के गुरु भी थे। इसके अलावा मोहम्मद अली जिन्ना के ग्रुप भी थे। ये थे मॉडरेट। जो लाल पाल बताया मैंने, लाल बाल पाल देवर एक्सट्रीमिस्ट, मतलब ये बिलीव करते थे एक्सट्रीम तरीकों में। ठीक है, तो ये मतलब पॉइंट इज इस टाइम पे लोग मतलब लीडर्स नेता जन्म ले रहे थे। मतलब भारत की फ्रीडम स्ट्रगल एक पेस पकड़ने वाली थी। ठीक है, ये इस बार का एनडीए का 2021 एनडीए 1 का पेपर है कि सबसे पहले उनकी पब्लिक अपीयरेंस कहाँ पर हुई। तो हिज मेजर पब्लिक अपीयरेंस फर्स्ट ये थी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, फरवरी 1916 में। ठीक है जी, यहाँ पे उनके साथ और भी लीडर्स मौजूद थे, जैसे कि एनी बिसेंट। ठीक है, गांधी जी कंपेरेटिवली इसमें कम नोन थे। वहाँ पे उन्होंने अपनी स्पीच में बोला था, गांधी जी ने अपनी स्पीच में बोला वहाँ पे कि मतलब ये शो बहुत ही मतलब ग्रिगोरियस है। मतलब उनका कहना था कि जब तक सिर्फ और सिर्फ अमीर लोग इस भारत की लड़ाई को लड़ते रहेंगे तब तक हमको स्वराज की प्राप्ति नहीं होगी। अगर हमें गरीबी से हम नहीं लड़े, हमें लोगों की भूख नहीं मिटाई, तो मतलब अल्टीमेटली हम किसी भी तरीके से स्वराज को नहीं मतलब वो मान सकते। और आपको जो कॉमन जनता है, जो गरीबी है, मतलब जो उससे लड़ना चाहिए, गांधी जी ने पॉइंट आउट करा उस चीज में। ठीक है, और जो जो ये बोलते हैं ना भूख, ये भूख जो मिटा सकता है वो हमारा सिर्फ किसान है, और किसान ही भारत की इस मतलब पूरे मूवमेंट में इन्वॉल्व नहीं। मतलब इन्होंने गरीब जनता को, किसान को, मजदूर वर्ग को बेसिकली टारगेट करते हुए बोला कि आप इन लोगों पे ध्यान नहीं दे रहे हो, बिकॉज जो कांग्रेस है वो वही रिच एजुकेशनलिस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट इनकी पार्टी है। उन लोगों पे जब तक आप ध्यान नहीं देते तो कोई फायदा नहीं है इस जो भी आप कर रहे हो उसका। ठीक है जी, लखनऊ 1916। ठीक है, जो सेशन हुआ था कांग्रेस का 1916 का सेशन वैसे बहुत पॉपुलर है, बिकॉज इसमें 2 बड़े इवेंट हुए थे। एक तो मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस ने हाथ मिला लिया था। ठीक है, दैट वाज नोन एज लखनऊ पैक्ट। इसके अलावा जो लाल बाल पाल यानी मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट, ये जो लाल बाल पाल थे एक्सट्रीमिस्ट थे, इनको निकाल दिया गया था 1907 के सूरत स्प्लिट सेशन। इसने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी होगी, मुझसे पता होगा। ठीक है, मतलब पॉइंट इज मैं नहीं कर रहा, इन 3 नेता को तिलक जी बेसिकली वापस आए थे, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट को वापस बुला दिया था। दैट इज हाउ 1916 का सेशन बहुत पॉपुलर है। इसमें एक और चीज़ की शुरुआत हुई थी कि 1916 में उनको इन्वाइट करा गया चंपारण से। राजकुमार शुक्ला नाम के किसान थे, उन्होंने पूरी अपनी कहानी बताई किस तरीके से चंपारण बिहार में उनके साथ जो मतलब इंडिगो को लेके बहुत गलत व्यवहार होता था, तिंथ काटे सिस्टम फॉलो करा जा रहा था। ठीक है, तो गांधी जी ने चंपारण में टाइम बिताया, वहां पे पूरे प्रोसेस को समझा और अल्टीमेटली इस बात पे एग्री करवा दिया कि भाई जो किसान कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग काम होगा। उनको अगर इंडिगो नहीं उगानी है तो नहीं उगाएंगे। इस बात पे गांधी जी ले आए। उसी टाइम पे 1918 में गांधी जी 2 और कैंपेन में इन्वॉल्व हुए। सबसे पहले थी अहमदाबाद, यानी चंपारण के बाद आई अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। वहां पे जो लोग थे, जो किसान, जो काम करने वाले मजदूर वर्ग के लोग थे, उनको अपना हाइक चाहिए था, तो उसके लिए अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। और उसके बाद ये जैसे पूरा हुआ तो गुजरात में ही आया बच्चे खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह में सिचुएशन यही थी कि मतलब टैक्सेस बढ़ रहे थे और किसान नहीं देना चाह रहे थे, उसके अगेंस्ट उन्होंने वो करा। ये तीनों की, जो चंपारण हो, अहमदाबाद हो, खेड़ा हो, आप देखो कि इन्होंने जो मदद करी वो गरीब लोग की मदद करी। वही गरीब लोग जिसको टारगेट करने की बात कर रहे थे, ये मसीहा बन के निकले इन गरीब लोगों के लिए। ठीक है जी,
ओके, अब धीरे 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 सिचुएशन वो, ये तो मतलब रीजनल मूवमेंट थी, ठीक है। गांधी जी ने पहला अपना जो ट्रायल था, मतलब कि जो मतलब एक नेशनल लेवल पे कुछ करने का ट्रायल था कि नेशनल लेवल उनकी बात सुनी जाती है नहीं सुनी जाती है, ये बात उन्होंने रोलेट एक्ट के अगेंस्ट में की। रोलेट एक्ट जो कि 1918 में आया था। रोलेट एक्ट के अंतर्गत क्या था कि नो वकील नो दलील, ठीक है, कि जिसको चाहे अंग्रेजन सिर्फ शक के बेसिस पे सीधा जेल में डाल सकती है, ठीक है। तो ये हुआ करता था बच्चे रोलेट एक्ट, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट गांधी जी ने डिसाइड करा था कि पूरे देश में एक नेशन वाइड प्रोटेस्ट करेंगे। 6 अप्रैल को प्रोटेस्ट करा गया था, पूरा भारत बंद की मतलब इसमें बात करी गई थी। अलग अलग मतलब प्रोविंसेस तक पहली पहुंची ये बात, और इस बात को फॉलो भी करा गया, ये बात होगी। इसके बाद सिचुएशन आई 13 अप्रैल 1919, भारत के इतिहास में काला दिन, बिकॉज जलियांवाला बाग हत्याकांड उस दिन हुआ। जनरल डायर ने खुलेआम पब्लिक पे गोलियां चला दी, ठीक है। तो ये दो चीजें हुई। अब रोलेट सत्याग्रह हो गया, ये हो गया। अब मतलब रोलेट सत्याग्रह से लोगों ने गांधी जी को नेशनल लीडर के रूप में जाना, ठीक है। अब रोलेट सत्याग्रह, जलियांवाला बाग और ऐसी बहुत सारी हरकतों के अगेंस्ट गांधी जी ने पहली अपनी नेशनल मूवमेंट स्टार्ट करी। दैट वाज नोन एज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इस मूवमेंट में गांधी जी ने क्या क्या बोला, इन्होंने बच्चों को बोला कि भाई साहब आप स्कूल जाना बंद कर दो, कॉलेज जाना बंद कर दो, लो कोर्स अटेंड मत करो, टैक्स मत पे करो, ठीक है। मतलब अल्टीमेटली जो भी चीजें ब्रिटिश गवर्नमेंट से रिलेटेड है, हर चीज पे आप नॉन कोऑपरेशन दिखाओ, आपको कोऑपरेट नहीं करना है, ठीक है। और इसी के तहत गांधी जी कहना था 1 साल के अंदर अंदर वो स्वराज जीत, मतलब स्वराज बना के दिखा देंगे। उसी टाइम पे एक और बहुत ही फेमस मूवमेंट चल रही थी, दैट वाज नोन एज खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट था कि जो अंग्रेजन थे, जो खलीफा पोजीशन थी उसको हटाना चाह रहे थे, तो उसका अगेंस्ट चलती थी खिलाफत मूवमेंट। तो गांधी जी ने उसको भी मतलब अपने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में ही मिला लिया, खिलाफत मूवमेंट, ठीक है जी। चलो जी, गांधी जी ने दोनों को एक कर दिया भाई, हिंदू मुस्लिम। अब समझ रहे हो, खिलाफत जो मूवमेंट थी वो मुस्लिम्स की मूवमेंट थी, ठीक है। तो गांधी जी ने इस तरीके से पूरे पूरे मुस्लिम्स को अपनी तरफ कर लिया, और एक बहुत बड़ी सोसाइटी को तो ऑलरेडी वो टारगेट कर रहे थे, ठीक है। तो भाई जब खिलाफत मूवमेंट के बारे में देखो लिखी हुई है, खिलाफत मूवमेंट वाज अ मूवमेंट ऑफ इंडियन मुस्लिम्स लीड बाय मौलाना मोहम्मद अली एंड शौकत अली, ठीक है। क्या था कि भाई साहब ये जो खलीफा पोजीशन है ये रिटेन करनी चाहिए, इस पे सारा सिस्टम था, ठीक है। ओके, इसके अलावा अब जगह जगह मतलब गांधी जी की इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को पूरे देशव्यापी मतलब समर्थन मिला। यहाँ तक कि मतलब मैं कह रहा हूँ फॉरेस्ट लॉ वगैरह आंध्रा के ट्राइब्स तक ने मतलब सपोर्ट करा, ठीक है जी। इसके अलावा अवध में भी किसानों ने सपोर्ट करा। मतलब कुल मिला के बात यह है कि नेशन वाइड ये पूरा जो मूवमेंट है ये मतलब फैला। नॉन कोऑपरेशन रोट महात्मा गांधी अमेरिकन बायोग्राफर लुइस फिशर। पेपर का प्रश्न है ये भी कि गांधी जी के वो बायोग्राफ अमेरिकन जर्नलिस्ट कौन थे जो उनके बायोग्राफी लिखी, मतलब कुछ कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है। तो लुइस फिशर, ठीक है जी। तो मतलब अल्टीमेटली उन्होंने बताया है कि नॉन कोऑपरेशन इधर बहुत ज्यादा इफेक्टिव थी और देशव्यापी थी, ठीक है जी। ओके, पूरा जो ब्रिटिश राज था एक बार दोबारा से हिल गया, जैसे कि वो 1857 के विद्रोह के टाइम पे हिला था, उतने मतलब बड़े लेवल का मूवमेंट एक बार गांधी जी कराने में सक्सेसफुल रह गए। लेकिन ये चला फरवरी 1922 तक, बिकॉज उसके बाद हो गया चोरा चोरी कांड। चोरा चोरी कांड में बच्चे क्या हुआ था, चोरा चोरी जगह है गोरखपुर में, वहां पे वो एक भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन को जला दिया, चोरा चोरी कांड बोला जाता है। और उसमें जलने वाले जो लोग थे वो सारे के सारे लोग जो इंडियन थे। तो गांधी जी ने बोला जब हमें यही नहीं पता है कौन अपना है कौन पराया है, तो वी आर नॉट रेडी फॉर दिस, ठीक है जी। इस मूवमेंट के लिए गांधी जी 1922 में जेल चले गए, ठीक है। उन पर सेडिशन के चार्जेस लगे, बाद में 1924 में उनको छोड़ दिया गया था, ठीक है जी। ओके, अब वही बात है जो गांधी जी ने बीएचयू में बोली थी वही, मतलब अब वो सिर्फ बात नहीं रह गई थी, वो एक मूवमेंट के रूप में इन्होंने करके दिखा दिया। इसकी वजह से बहुत सारे प्रोफेशनल इंटेलेक्चुअल्स, किसान, वर्कर, आर्टिस्ट, मतलब आर्टिस्ट, सब लोगों ने मतलब पार्टिसिपेट करा, ठीक है। और यहीं पे गांधी जी का नाम पड़ा महात्मा, यहीं पे गांधी जी का नाम पड़ा महात्मा। मतलब सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि गांधी जी को पसंद करे या ना करे, मतलब इन पर्सन से उनको पसंद करे ना करे, बट उनकी पॉलिसीज के अगेंस्ट सवाल नहीं उठाए जा सकते। जो उनकी सोच थी उसके अगेंस्ट कोई सवाल नहीं उठता था, ठीक है जी। इसी टाइम पर उन्होंने चरखा भी मतलब वो इतने सिंपल तरीके से रहते थे, धोती कुर्ती पहन के, जो बिल्कुल ही आम किसान मजदूर की वेशभूषा थी वही वो पहन के रहते थे। चरखा उन्होंने चलाना शुरू करा। चरखे से मतलब बेसिकली वो चाह रहे थे कि जो मतलब ट्रेडिशनल सिस्टम है ना, कि मतलब कुछ लोग काम करते हैं कुछ लोग काम नहीं करते हैं, जो कुछ ही लोग होते हैं जो छोटे छोटे काम करते हैं, उसको मतलब उन्होंने खुद खत्म करा, खुद चरखा चला के और खुद चरखे को मतलब पॉपुलर करके, ठीक है। जब गांधी जी ने ट्रैवल करा पूरे देश में, उनको बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट मिलता रहा
बहुत लोगों ने उनको बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट करा। ये पीडीएफ मैं आपको दे दूँ, आपको सिर्फ हाईलाइटेड पोर्शन पढ़ना है, बार बार आपको बता चुका हूँ बात ये, ठीक है, बार बार नहीं पढ़ना है। लोगों ने इनको गांधी बाबा बोला, गांधी महाराज बोला, गांधी जी बोला, पीजेंट ने अपना सेवियर बोला, कुछ लोगों ने बोला कि मतलब ये तो मतलब भगवान का रूप है, मतलब इस टाइप के टाइटल मतलब उनको दे दिए। बाय कास्ट ही वॉज अ मर्चेंट एंड बाय प्रोफेशन ही वॉज अ लॉयर। लेकिन मतलब गांधी की पॉपुलैरिटी आप देख ही रहे हो क्या हुआ, ठीक है। हाँ, अब धीरे धीरे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह इन लोगों ने भी सपोर्ट करा, ठीक है, जैसे जीडी बिरला, ठीक है, मतलब ये नेशनल मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे कुछ। मतलब गांधी जी की पॉपुलैरिटी इस तरीके से फैल रही थी कि एक जो गरीब किसान है वो भी गांधी जी को सपोर्ट कर रहा है, और जो बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है वो भी गांधी जी को सपोर्ट कर रहा है। तो दिस वाज मतलब हिज पावर कि हर ग्रुप मतलब उनको सपोर्ट कर रहा था। इस 1921 की नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ने बहुत बड़े बड़े नेता जैसे महादेव देसाई, वल्लभ भाई पटेल, जेपी कृपलानी, सुभाष चंद्र बोस, अब्दुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, गोविंद बल्लभ पंत, श्री राजगोपालाचारी, ये गांधी जी की से मतलब तौर तरीकों से इम्प्रेस्ड होकर इन्होंने पूरा मतलब नेशनल ये मतलब फ्रीडम की मूवमेंट इन्होंने ज्वाइन करी गांधी के साथ। तो 1921 ने हमें ये सारे नेताजी, जो बाद में आपको पता ही होगा कि मतलब कितना कुछ उन्होंने भारत को दिया। फिर महात्मा गांधी को जेल से छोड़ा गया 1924, ठीक है। अब वो फिर वही खादी वादी अपना मतलब वही, अब उन्होंने सोचा कि मैं काम करूंगा अनटचेबिलिटी के खिलाफ, अपनी इंडियन चीज़ों के फेवर में, ठीक है, इस टाइप के वो करा। अब अल्टीमेटली 1928 में जब पूरे देश में साइमन गो बैक हो रहा था, बिकॉज साइमन कमीशन जो कि 1927 में बनाया, 1928 में भारत आया, अंग्रेजों द्वारा बनाया गया। साइमन कमीशन का मतलब उनका काम था कि जो 1921 में इतना बड़ा विद्रोह हो गया, डेफिनेटली कुछ तो सिस्टम में गड़बड़ है। तो भारत का पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर आगे किस तरीके से चलना चाहिए, इसके लिए एक साइमन कमीशन भारत जाएगा, जो कमीशन की मतलब जो स्टडी करेगा भारत के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस होने चाहिए। इसकी अपोजिशन हर जगह हुई, द रीजन बीइंग कि भाई साइमन कमीशन में कोई भी ऐसा बंदा नहीं था जो इंडियन था। तो हमारा पॉइंट था कि आप भारत का फ्यूचर तय करने जा रहे हो बिना भारतीयों के, ये पॉइंट रहा हमारा, और इस वजह से साइमन गो बैक हो रहा था। अब गांधी जी ने सोचा दिस इज द राइट टाइम कि इस टाइम पे पॉलिटिक्स में दोबारा से एंटर करा जाए। इसी टाइम पे क्या हुआ, दिसंबर 1929 की बात है, कांग्रेस ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन हेल्ड करा लाहौर में, और यहाँ पे पहले मतलब यंग नेता जवाहरलाल नेहरू को मतलब कमान मिली प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस की, ठीक है। अब यंग जनरेशन आ गई है, इसमें हमने पूर्ण स्वराज की मांग करी, ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग करी, इसको कंप्लीट इंडिपेंडेंस ही बोलते हैं, पूर्ण स्वराज, ठीक है। अब धीरे 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 मतलब पॉलिटिक्स जबरदस्त तरीके से पेस पकड़ रही थी, और इसी में हमने डिसाइड करा था कि 26 जनवरी 1930 को हम भारत का इंडिपेंडेंस डे बनाएंगे, पैट्रियोटिक सॉन्ग वगैरह गाए जाएंगे। गांधी ने खुद मतलब बहुत इंस्ट्रक्शंस इशू करे किस तरीके से ये डे हमें सेलिब्रेट करना है। मतलब 26 जनवरी 1930 को हमने इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। अब गांधी जी को एक मूवमेंट लॉन्च करनी थी, वो मूवमेंट उन्होंने लॉन्च करी, दैट इज नोन एज दांडी मार्च, सोल्ट सत्याग्रह, या फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। गांधी जी ने बोला कि एक मार्च करेंगे, ठीक है, मतलब ये ब्रिटिशर्स उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ पाए थे, ठीक है। उन्होंने मुद्दा चुना था नमक का, ठीक है। नमक का क्या था कि सिस्टम की सब मतलब पूरा का पूरा कंट्रोल ब्रिटिशर के हाथ में था, कितना टैक्स देते हैं, कितना क्या होता है, और अच्छे खासे अमाउंट में टैक्स वो बना करता था, ठीक है। तो मतलब जो जो स्टेट की मोनोपोली है उसको वो काफ़ी अनपॉपुलर थी लोगों में ने, और गांधी जी ने सोचा अगर मैं नमक का मुद्दा उठाऊंगा तो मेरे देश मतलब जो मेरा एक मूवमेंट है, जो मुझे भीड़ से प्यार है, तो पहली में जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाला जो खिलाफत मूवमेंट हमने इंक्लूड करा था, खिलाफत मूवमेंट मतलब जब चोरा चोरी कांड के बाद गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन वापस ले लिया था, तो उस टाइम पे जो मुस्लिम्स थे वो नाराज हो गए थे, बिकॉज उनके अकॉर्डिंग जो मूवमेंट है वापस नहीं लिया जाना चाहिए था, ठीक है। तो वो नाराज हो गए थे बेसिकली, तो मुस्लिम सब सपोर्ट कर नहीं रहे थे, तो गांधी जी को भीड़ चाहिए थी। गांधी जी ने सोचा किसी तरह से अगर महिलाओं को इसका पार्ट बना लूँ तो कैसा रहेगा, तो तब गांधी जी ने नमक का मुद्दा चुना और महिलाओं को इस मूवमेंट का पार्ट बनाया। और अल्टीमेटली अच्छा उससे पहले गांधी जी को अपनी कुछ डिमांड्स के साथ, दैट इज नोन एज 11 डिमांड्स, गांधी जी की 11 डिमांड्स के साथ वो जाके मिले थे उस टाइम के वाइसरॉय इरविन जी से, ठीक है। लेकिन इरविन जी इस बात को समझ ही नहीं पाए कि मतलब वैल्यू क्या है, वो कहना क्या चाह रहे हैं। मतलब उनको ये लग रहा था कि भाई साहब नमक बना के कोई क्या उखाड़ लेगा, ठीक है। उनके मन में यही फीलिंग थी कि नमक बना के कोई क्या उखाड़ सकता है, ठीक है। तो मतलब तो उन्होंने इनकी मांग मांगी नहीं, और गांधी जी ने एक अपनी एक मूवमेंट लॉन्च कर दी, जो कि 12 मार्च 1930 से उन्होंने साबरमती से स्टार्ट करी, और वे दांडी तक गए, इसलिए इसको दांडी यात्रा बोला जाता है। वहाँ पे जाके उन्होंने नमक बनाया और उस पर टैक्स नहीं दिया। देश के अलग अलग कोनों में भी दांडी मार्च ऑर्गेनाइज करी गई। ओह,
देश के अलग अलग कोनों में दांडी मार्च ऑर्गेनाइज करेगी। इस टाइम पे लगभग 60,000 इंडियंस को अरेस्ट करा गया, गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है जी। लेकिन इसने मतलब पूरे देश में एक नेशनलिस्ट भावना दोबारा से मतलब जगा दी। गांधी जी ने मतलब गांधी जी वहाँ पे काम करते रहे कि दिस इज़ द राइट टाइम कि आप अनटचेबल्स की रिस्पेक्ट करो, इस टाइप का मतलब सारा सिस्टम मतलब गांधी जी करते रहे। गांधी जी बिल्कुल काम एंड मतलब शांत थे आदमी, ऐसा कुछ नहीं कि मतलब बहुत ज़्यादा वो कर रहे थे, उनको पता था देश अपना काम अपने आप कर रहा है। ठीक है, उनकी इस मूवमेंट को बहुत ज़्यादा कवरेज मिली इंटरनेशनल लेवल पे भी। ठीक है, अमेरिकन न्यूज़पेपर मैगजीन टाइम, ठीक है, स्टार्टिंग में तो गांधी जी की मतलब थोड़ा सा मॉक कर रही थी, बेइज्जती से कर रही थी, किस तरीके से कर पाएंगे, नमक से कोई कैसे आज़ादी दिला सकता है। लेकिन धीरे 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 उसी अमेरिकन मीडिया ने पूरे वर्ल्ड में इस मूवमेंट की पॉपुलैरिटी को दिखाया कि भाई किस तरह से लोगों को सपोर्ट जुड़ता चला गया। गांधी जी मतलब चलते रहे, उनके साथ लोग जुड़ते चले गए। ये बात पूरी कवरेज वर्ल्ड मीडिया में फैली, तो ये हुआ कि भाई साहब कोई बंदा है जो मतलब इतना पॉपुलर है कि उसकी इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी है। ठीक है, तो ये गांधी एक वर्ल्ड वाइड लीडर इस मार्च से बन गए। ठीक है भाई, मैं PDF दूंगा, जरूर पढ़ना। साल्ट मार्च बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। इसका पहला रीज़न कि अमेरिकन प्रेस ने इसको कवर करा तो वर्ल्ड वाइड मतलब पता लगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। दूसरा, इसमें महिलाओं ने इतने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करा, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, कमला देवी वो थी जो खुद मतलब एक बहुत ही ज़बरदस्त फ्रीडम फाइटर रही है। उन्होंने खुद सोल्ट लो तोड़ा, ठीक है, और जेल वेल भी गई है। उन्होंने बोला था कि भाई महिलाओं को पार्टिसिपेट करवाओ आप, दिस इज़ हाउ मतलब महिलाओं मतलब पूरा गांधी के दिमाग में आया कि हाँ महिलाएं आ गई तो बहुत बड़ा मूवमेंट हो जाएगा, इस टाइप से। ठीक है जी। और यहाँ से इतना ज़बरदस्त तरीके से मतलब अंग्रेज़ों की तशरीफ़ ला गई कि अंग्रेज़ों को खुद ये बात समझ में आ गई कि अब अगर आपने भारतीयों को इन्वॉल्व नहीं करा डिसीजन मेकिंग में तो इस टाइप के विद्रोह होते रहेंगे। इसी चीज़ को लेकर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस भी हुई जो कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट पे बेस्ड थी। पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नवंबर 1930 में होगी, लेकिन जब कांग्रेस जो उस टाइम की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है वही इस मतलब कॉन्फ्रेंस में नहीं जाएगी तो कोई फ़ायदा होने नहीं वाला है इस कॉन्फ्रेंस का। ठीक है, तो अब उनको मनाने के लिए एक गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ। गांधी इरविन पैक्ट के तहत ये था कि भाई साहब जितने भी प्रिजनर्स हैं उनको वो छोड़ देंगे। 3 प्रिजनर्स को छोड़ने के लिए उन्होंने मना कर दिया, जो हमारे 3 शहीद भाई हीरो हैं जो अपने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बिकॉज वो वॉयलेंस से गिल्टी पाए गए थे, उसी टाइम की बात है, उनको छोड़ने से मना कर दिया गया, बाकी सारे प्रिजनर्स को छोड़ दिया गया। ठीक है, और दिस इज़ हाउ गांधी इरविन पैक्ट वर्कड। और इसके बदले गांधी जी गए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने उधर लंदन। ठीक है, लेकिन वहाँ पे जाके सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने उनको घेरा, कांग्रेस को घेरा, और मतलब चाहे वो BR अम्बेडकर हो, चाहे मुस्लिम लीग हो, चाहे प्रिंसिपल स्टेट्स हो, सबने घेरा। और अल्टीमेटली सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो इनकंक्लूसिव रही और गांधी जी वापस आ गए। उन्होंने बोला मैं दोबारा से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाऊंगा, बीच में छोड़ के वापस आ गए। इसी बीच में यहाँ पे लॉर्ड विलिंगटन, ठीक है, ये नए वाइसरॉय आ गए जो गांधी जी के काइंड ऑफ मतलब काफ़ी अगेंस्ट। उन्होंने अपनी बहन को एक लेटर लिखा था विलिंगटन, उसमें लिखा था इट्स अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड इफ इट वजंट फॉर गांधी। मतलब गांधी से काफ़ी वो मतलब चिढ़ते थे मतलब कुल मिला के ना। ठीक है, तो ये पेपर का आया हुआ प्रश्न है इसलिए मैंने आपको बताया है। 1935 में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास करा गया, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई उसके बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास करा गया। उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत 1937 में इलेक्शन हुए, 11 प्रोविंसेस में से 8 प्रोविंसेस में सरकार बनाई कांग्रेस ने। ठीक है जी, तो ये सब बढ़िया चल रहा था कि 1939 में हुआ क्या, स्टार्ट होगी वर्ल्ड वॉर। ठीक है, अब वर्ल्ड वॉर में मतलब कुल मिला के गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू तो अगेंस्ट थे जो हिटलर कर रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने बोला ठीक है जी हम आपका सपोर्ट कर देंगे वर्ल्ड वॉर में, लेकिन उसके बदले आप हमें इंडिपेंडेंस दे दो। ठीक है, इस बात को माना नहीं तो फिर वही होगा, आपने बिना हमारी परमिशन के भारत को कैसे मतलब पार्टिसिपेंट बना लिया वर्ल्ड वॉर का। ये सब चीज़ें हुई जो भी है, तो ये ऑफर नहीं माना बेसिकली अंग्रेजों ने इंडिपेंडेंस देने वाला। ठीक है, तो ठीक है, फिर यहाँ पे इन्होंने मूवमेंट स्टार्ट कर दी। 1940 में मुस्लिम लीग ने रिजोल्यूशन पास करा कि उनको मुस्लिम मेजोरिटी एरिया, ठीक है, जो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है उसको मतलब अलग से उसका पार्ट करना है। मतलब डायरेक्ट अलग देश नहीं बोला गया, बट बोला गया कि भाई साहब मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज को अलग चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, 1942 में जो विंस्टन चर्चिल थे उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने अपने एक मिनिस्टर सर स्टैटफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा। वो मतलब बेसिकली कांग्रेस को इंसिस्ट कराना चाह रहे थे कि जैसे ही अपनी ये ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, तो मतलब
वो थोड़ी पावर यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। बेसिकली बात ये हो रही थी पावर इंडियंस को दे देंगे, लेकिन कंप्लीटली इंडियन को नहीं दी जा रही थी, इसलिए ज़्यादा दिक्कत है। कंप्लीटली इंडियन को पावर शिफ्ट होती, डोमिनेंस स्टेटस जैसी बात नहीं होती कि टॉप अथॉरिटी पे वाइसरॉय वो रहेंगे और बाकी नीचे वो रहेंगे, तो शायद मान भी ली जाती, लेकिन इसको नहीं माना गया, इसको ठुकरा दिया गया क्रिप्स मिशन को। लगातार इतना बोलते बोलते रुक जाता है भाई। देख लो, जिसको टाइम ना दिख रहा ना, टाइम देख लो, रात के 1:26 हो रही है, तो सोचे दिन के है, दिन के नहीं है। इस टाइम मेरी क्लास होती है रेगुलर 7 के 7 दिन, ठीक है। तो रात के 1:30 बज रहे हैं, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी जितनी पढ़ाई हुई चीज़ है आपके बहुत काम आएगी, ठीक है। और पेपर में मुझे थैंक यू बोलोगे कि हाँ सर, मतलब आपकी पढ़ाई हुई चीज़ें आई है, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मतलब अपनी मेहनत पूरी करना, कहीं से कुछ कमी ना छोड़ देना गलती से भी, ठीक है। चलो जी, अब नेक्स्ट मूवमेंट की बात करते हैं। थर्ड मेजर मूवमेंट, 2 मूवमेंट हमने कर ली, थर्ड मेजर मूवमेंट थी क्विट इंडिया मूवमेंट बच्चे, ठीक है। इस क्विट इंडिया मूवमेंट में मतलब गांधी जी ने नारा दिया था भारत छोड़ो मतलब, ठीक है। और इसी में एक और दिया था करो या मरो। इसमें ऑलरेडी बात यह है कि गांधी जी को तो इसमें पकड़ लिया गया था, इसमें उन्हें कैद कर लिया गया था, वो डायरेक्ट इसके लीडर नहीं बन पाए थे। लेकिन जो भी यंग लोग थे जिन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाई थी, जैसे जयप्रकाश नारायण, अरुण आसिफ अली, उन लोगों ने इसकी लीडरशिप मतलब संभाली थी, ठीक है। ये बहुत मतलब इस मूवमेंट में मतलब बहुत लोगों ने अपने कॉलेजेस छोड़े, जेल गए, कांग्रेस लीडर्स जेल गए। इस टाइम पे जिन्ना फायदा उठा रहे थे, जिन्ना मतलब इस टाइम पे अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने में लगे हुए थे, ठीक है। 1944 में जैसे ही वॉर खत्म हुई, वर्ल्ड वॉर, तो गांधी जी को रिलीज कर दिया गया। गांधी ने उस टाइम पे जिन्ना से बातें भी करी ताकि कांग्रेस एंड लीग के बीच में मतलब जो गैप है वो खत्म हो जाए, लेकिन वो गैप खत्म हुए नहीं। 1945 में लेबर गवर्नमेंट को वहाँ पे पावर में आई, इंग्लैंड ने पावर में आई। वो जो लॉर्ड वेवल थे, यहाँ के जो वाइसरॉय थे, उन्होंने कांग्रेस लीग को बैठाया और कि भाई चलो ठीक है, बातचीत करते हैं। इसको शिमला कॉन्फ्रेंस के रूप में जाना जाता है, ठीक है जी। 1946 में इलेक्शंस हुए प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के, ठीक है। जनरल कैटेगरी में मतलब कांग्रेस एकदम मतलब खतरनाक तरीके से जीत गई, लेकिन जो मुस्लिम लीग थी, वो जो मुस्लिम वाली जो सीट्स थी वो सारी जीत गई। दैट मीन्स मुस्लिम्स में थोड़ी सी पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी जिन्ना की, ठीक है। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में भारत आया, ठीक है। ये एक फेडरल सिस्टम बनाना चाहता था। इंडिया ना कहीं टूटे ना, मतलब कहीं भी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट से पहले कहीं भी इंडिया और पाकिस्तान की बात नहीं करी गई है, इंडिया की बात करी गई है, ठीक है जी, इंडिया की बात करी गई है। तो कैबिनेट मिशन प्लान ने भी इंडिया की बात करी, बोले एक फेडरल सिस्टम होगा जहाँ पे प्रोविंसेस को ज़्यादा ऑटोनॉमी दी जाएगी, स्टेट्स को ज़्यादा ऑटोनॉमी दी जाएगी, और सेंटर थोड़ा सा कम जो है वो कंट्रोल करेगा। तो इस बात से थोड़ा सा दुखी हो गए। जिन्ना ने बोला कि अब आप हमें खुद अलग से देश दे नहीं रहे, अब हम खुद से ले लेंगे अलग से देश। तो 16 अगस्त 1946 को इन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे बोला, और इस डायरेक्ट एक्शन डे बोला हम खुद एक्शन लेके करेंगे। तो कोलकाता से डायरेक्ट एक्शन डे स्टार्ट हुआ, जिसने मतलब बहुत ज़बरदस्त मतलब राइट्स हुए। पूरी कलकत्ता की सड़कें बोला जाता है खून से रंग गई थी, मतलब इतनी ज़बरदस्त हुआ। वहाँ से स्प्रेड होके बिहार तक गया, फिर यूनाइटेड प्रोविंसेस यानी आज के टाइम का यूपी, फिर पंजाब, मतलब हर जगह, मतलब कहीं पे जहाँ पे हिंदू मेजोरिटी में वहाँ मुस्लिम परेशान हो गए, उनको मारा गया। जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी में वहाँ हिंदू मारा गया, ठीक है। अल्टीमेटली 1947 में लॉर्ड वेवल चले गए और माउंट बैटन हमारे लास्ट वाइसरॉय बनकर आए, ठीक है। उनका काम था कि या भारत में ट्रांसफ़र शिफ्ट करना। 15 अगस्त फाइनल हमारी डेट चुनी गई, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को गांधी जी ने मतलब पार्टिसिपेट नहीं करा इंडिपेंडेंस वाली अपने उसमें, ठीक है। उस टाइम वो कलकत्ता में थे, 24 घंटे का उन्होंने फास्ट रखा। उन्होंने देखा भाई जो मतलब जिस फ्रीडम स्ट्रगल के लिए इतने लंबे टाइम तक लड़ा जा रहा था वो मिल गई है, लेकिन जो मतलब जिस मतलब वो कोस्ट पे मिली है वो उससे खुश बिल्कुल भी नहीं थे। किस कोस्ट पे उनको ये मतलब मिली थी, मतलब बड़ा परेशान थे कि नेशन 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है। उन्होंने हर उसको जैसे मुस्लिम्स को, हिंदू को, सिख को, सबको बोला कि भाई सब पुरानी बातें छोड़ के अब नए तरीके से एकदम शांतिपूर्ण तरीके से चीज़ों को आपको आगे बढ़ाना है, ठीक है। माइनॉरिटीज़ को ध्यान, कांग्रेस ने भी मतलब बोला कि माइनॉरिटीज़ का ध्यान रखेंगे, ठीक है। मतलब अल्टीमेटली कांग्रेस ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि भाई साहब अब 2 देश बनेंगे, बिकॉज दोनों साथ में मिलकर ये लोग काम नहीं कर सकते, ठीक है। गांधी जी पहले बंगाल में घूम रहे थे उस टाइम पे, फिर दिल्ली आए, फिर वहाँ से पंजाब गए, ठीक है। मतलब अल्टीमेटली उस टाइम पे जब सब लोग रो रहे थे मतलब अपनी उसके लिए क्या नाम है पावर के लिए
मुझे ये बनना है, मुझे ये बनना है। गांधी जी उस टाइम देश का दौरा कर रहे थे और हर जगह दंगा शांत कराने की कोशिश कर रहे थे। अल्टीमेटली 30 जनवरी को गांधी जी को असिसिनेट कर दिया गया, उनका मर्डर कर दिया गया। एक किसने करा वो बताएगा कोई नाथूराम गोडसे। ठीक है जी। अब मतलब बहुत ही नुकसान रहा देश को कि इतने बड़े नेता को ऐसे चला गया। उनका नाथूराम गोडसे जी का मानना था कि वो ना मुस्लिम्स के वो हैं, हिमायती ज़्यादा है, मुस्लिम्स को ज़्यादा देते हैं। आज भी पाकिस्तान बन गया तो पाकिस्तान को ज़्यादा रुपए पे देने की बात कर रहे हैं कि मुस्लिम मुस्लिम ज़्यादा करते हैं, भारत भारत कम करते हैं। दिस इज़ द रीज़न कि नाथूराम गोडसे ने मतलब उनको मतलब मार दिया। ठीक है, गोली मारी। सुबह सुबह की अपनी प्रेयर में जाते थे, वहाँ पे उनको गोली मार के हत्या कर दी गई। ये जो लेटर है जो मैं ऊपर अभी चले गए, ये लेटर एक्चुअली मतलब गांधी जी के लिखे हुए लेटर है अलग अलग बंदों को। ठीक है, ये टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1915 में साउथ अफ्रीका से लौटे, 1917 में चंपारण हुआ, 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक एंड खेड़ा हुआ, रोलेट एक्ट हुआ 1919 में। ठीक है, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1921 में हुई, 1928 में बारदोली सत्याग्रह जिसको लीड कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग करी गई। 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ, डांडी मार्च जिसको बोला जाता है। 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। 1939 में कांग्रेस ने रिजाइन कर दिया बिकॉज उनकी बात नहीं मानी गई। 1942 में क्विट इंडिया सेशन आया अगस्त में, इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। 1946 में ठीक है कैबिनेट मिशन प्लान आया और गांधी जी जूझ रहे थे देश में दंगे शांत कराने के लिए। जितनी बातें बोली, वैसे तो ये वाली बात आपको काफी लिंक्ड लगी होगी, फिर भी ये चैप्टर अच्छा दिया हुआ है। हर चैप्टर इतने अच्छे नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो काफी अच्छा चैप्टर है। और मैं आपको एक बात बता दूं, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। मैं आपको ये बात बता दूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये वाला। ठीक है, तो ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। हाँ जी, तो नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है पार्टीशन से रिलेटेड, अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन, पॉलिटिक्स, मेमोरीज एंड एक्सपीरियंसेस। पार्टीशन आपको पता है कि मतलब एक बहुत ही बड़ा इवेंट था। मतलब इवेंट इस रिस्पेक्ट में नहीं कि दो देश अलग हो रहे थे, दो मेजर जो रिलीजन थे उनके बेसिस पे दो देश अलग हो रहे थे। ये बहुत बड़ी बात है, इसकी वजह से बहुत बड़े लेवल पे ब्लड शेड हुआ। ठीक है, बहुत लोगों ने बहुत कुछ सफ़र कर किया है इस पार्टीशन की वजह से। ठीक है, तो वही सब चीज़ें थी। अब देखना था कि किस तरीके से क्या मतलब कौन कैसे इस चीज़ को देख रहा था। तो पार्टीशन में देखो स्टार्टिंग में तो इस चैप्टर में बहुत कम मतलब वही एक्सपीरियंसेस वाली सारी बातें बताई है कि किस तरीके से पार्टीशन में लोगों ने क्या क्या फेस करा है। लेकिन हमें एक्चुअली इस पार्टीशन की प्रोसेस को जानने में ज़्यादा इंटरेस्ट है जो चैप्टर के एंड में दी हुई है। अगेन मैंने हाईलाइट कर दी है, आपकी मेहनत वही अगेन कम कर दी गई है। ठीक है, तो मतलब ये एक्यूरेट उस पर तो कैजुअलिटीज़ पे आना बड़ा ही मुश्किल है। ठीक है, लेकिन 2 लाख से 5 लाख के बीच में मतलब कैजुअलिटी दोनों तरफ से मिला के उस टाइम पे हुई है। मतलब देख रहे हो लोग, मतलब देख रहे हो किस तरीके से, मतलब आपने भाग मिल्खा भाग मूवी देखी हो या और ये बहुत सारी मूवीज आप ऐसे आती रहती है कि जो देखी हो। मतलब पार्टीशन मतलब बहुत ही दर्दनाक इवेंट है, जो इससे गुजरा हो वही मतलब इसको बता सकता है कि किस तरीके से ट्रेन पूरी भरी आती थी। ये तो चलो उससे आ रही है, बहुत सारी ट्रेन तो पूरी पूरी कटी आती थी लाशों से ना। मतलब बहुत ही सैड इवेंट था, सैड इवेंट था। ठीक है, ये सब मैंने हाईलाइट करा है, वो चीज़ें पढ़ लेना। हम आते हैं कि पार्टीशन का मतलब अल्टीमेटली मतलब हुआ कैसे पार्टीशन, ये जितना सारा सिस्टम था हुआ कैसे। 1937 में मैंने बताया कि इलेक्शन हुए थे। इलेक्शन में पहली बात तो एक बात याद रखोगे, 10 से 12% ही लोग वोट कर रहे थे। ये बात है, अलग अलग मुस्लिम लीग चाहती थी उनकी सरकार बने अलग अलग जगह पे। 11 में से 8 प्रोविंसेस में तो क्लियरली अंग्रेजों ने कांग्रेस ने सरकार बना ली थी और कहीं भी उन्होंने मुस्लिम लीग को अपने साथ इन्वॉल्व नहीं करना चाहा। बहुत जगह पे जैसे यूनाइटेड प्रोविंस में मुस्लिम लीग उनके साथ जुड़ना चाहती थी लेकिन वो हुआ नहीं। इस पैराग्राफ में यही लिखा हुआ है कि किस तरीके से मतलब मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में यही हुआ। मुस्लिम लीग को इनसिक्योरिटी फील हुई, मतलब उनको लगा कि अपना तो कभी कुछ होना ही नहीं, कांग्रेस हमेशा मेजोरिटी में रहेगी, अपना कुछ होना नहीं। जहां पे थोड़ी बहुत चांसेस थे मिलजुल कर सरकार बनाए, वहां पे कांग्रेस ने मुस्लिम लीग का सपोर्ट करा नहीं, तो अल्टीमेटली वो फिर रिवोल्ट पर आ गए। 1915 में हिंदू महासभा वो मुस्लिम लीग के अगेंस्ट स्टैब्लिश हुई थी। और मुस्लिम लीग सिर्फ मुस्लिम्स के लिए काम कर रही थी, सिर्फ हिंदूज के लिए काम करने के लिए हिंदू महासभा बच्चे फॉर्म हुई थी। ठीक है, चलो जो भी है ये पाकिस्तान की डिमांड, पाकिस्तान डिमांड मतलब फॉर्मली 23 मार्च 1940 को मतलब रखी गई थी। ठीक है,
तो अब इसमें भी ऐसा कुछ मतलब क्लियर मेंशन नहीं था, ठीक है, कि क्या होगा। मतलब पॉइंट ये थी कि जो सिकंदर हयात खान थे, पंजाब प्रीमियर लीडर ऑफ यूनियनिस्ट पार्टी, उन्होंने एक मतलब खुद रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करा और पंजाब को दो पार्ट में दिखाने की कोशिश करी। एक पार्ट जहाँ मुस्लिम मतलब मेजोरिटी ज़्यादा है, ठीक है, ओके। एक उर्दू पोइट थे मोहम्मद इकबाल, ही वाज द वन जिसने सबसे पहले कॉन्सेप्ट रखा था पाकिस्तान वाला, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यही बोलने वाले वो बंदे हैं मोहम्मद इकबाल, जिन्होंने 1930 में मुस्लिम लीग में ये बात रखी थी कि देयर शुड बी समथिंग नोन एज मतलब मुस्लिम मेजोरिटी एरिया। ये बात मुस्लिम मतलब इकबाल खान ने रखी थी, ठीक है, मोहम्मद इकबाल, जो कि बताया मैंने पोइट था, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में इस पाकिस्तान की डिमांड को खुद लोगों ने सीरियसली नहीं लिया, मतलब यहाँ तक कि मुस्लिम लीग के जो टॉप लीडर थे जिन्ना, उन्होंने भी इस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया, बिकॉज उनको नहीं पता था कि मतलब सच में पाकिस्तान मिल जाएगा। वो एक्चुअली अलग देश के नाम पे ज़्यादा से ज़्यादा नेगोशिएशन करना चाहते थे अंग्रेजन के साथ, किसी तरह से वो नेगोशिएट कर ले, ठीक है जी, ओके। 1942 में जो सिचुएशन ऐसी हो गई कि वर्ल्ड वॉर भी चल रहा है, उधर से यहाँ भी मूवमेंट चल रही है, तो अल्टीमेटली मुस्लिम लीग को भी तवज्जो ज़्यादा दी गई, उनके साथ भी कॉन्वर्सेशन ज़्यादा हुई, किसी तरीके से सारा मामला शांत कराया जा सके, ठीक है। जब 1945 में एक डिस्कशन हुई थी, इसको शिमला कॉन्फ्रेंस बोला जाता है, उसमें जिन्ना ने कुछ ऐसा बोला था कि मतलब ही इज़ काइंड ऑफ सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मुस्लिम्स इन दिस कंट्री। तो मतलब जितने मुस्लिम नेता वेता पॉइंट हो वो इनसे पूछ के हो सरकार में, चाहे फिर वो मतलब हम मतलब मुस्लिम लीग को या किसी को भी हो, ठीक है। यहाँ से डेलीगेशन को हेड कर रहे थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है। वो कह रहे भाई मैं खुद मुस्लिम हूँ, आप कहाँ से सिर्फ मुस्लिम के नेता हो गए, इस टाइप की मतलब कॉन्वर्सेशन पूरी चल रही थी। और अल्टीमेटली प्रोविंशियल इलेक्शन हुए 1946 में, जहाँ पे जनरल कॉन्स्टिट्यूंसी में मतलब नॉन मुस्लिम वोट मिली, जो अपनी कांग्रेस है उसको मिली, ठीक है। लेकिन वहीं पे जो मुस्लिम वोट थी वो ज़्यादा मिली बच्चे किसको, वो मुस्लिम लीग को ज़्यादा मिली, ठीक है। वहां से अब उनको मतलब ये फील होना स्टार्ट हुआ मुस्लिम लीग को कि भाई हाँ देश के मुस्लिम उनके साथ खड़े हैं। वो बात अलग है कि उस टाइम पे वोट ही बहुत कम लोग देते, लेकिन जितने देते थे उसमें से यहाँ पे उनको मिली। 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान भारत आया, जिस कैबिनेट मिशन प्लान ने मतलब पाकिस्तान की बात नहीं की, एक फेडरल स्ट्रक्चर की बात करी, उसने इनफैक्ट संविधान सभा भी बनाने की बात करी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बात करी, उसने सेक्शन ABC में देश को डिवाइड कर दिया। दिखाता हूँ सेक्शन ABC क्या था, ठीक है, सेक्शन ABC में डिवाइड कर दिया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उसमें डिवाइड कर दिया। और उन्होंने बोला कि भाई मतलब कोई दो देश नहीं बनेंगे, फेडरल स्ट्रक्चर रहेगा, एक सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगी, इसके पास लिमिटेड पावर होगी, स्टेट को ज़्यादा अथॉरिटी या पावर बेसिकली दी जाएगी। लेकिन इसमें क्या था, जिन्ना चाहते थे जो B और C टाइप के स्टेट्स हैं उनको ये आज़ादी दी जाए कि बाद में वो भारत के इस यूनियन से अलग हो सकते हैं। इस चीज़ के अगेंस्ट थे अपने जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस। तो अल्टीमेटली ये कुछ दिन तक ये सरकार चली, मिली जुली सरकार टाइप में। लियाकत अली खान थे, जिन्ना खुद नहीं आए थे इस सरकार में, लियाकत अली खान थे जो कि भारत के फाइनेंस मिनिस्टर बने थे कुछ टाइम तक, फिर उन्होंने वापस खींच लिया था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें चल रही थी, लेकिन महात्मा गांधी अब्दुल गफ्फार खान के साथ, ठीक है, देश में मतलब घूम रहे थे, जो पार्टीशन को अपोज कर रहे थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग मान चुके थे कि पार्टीशन हो रहा है, दो देश बन रहा है, अब पावर ट्रांसफर कैसे होगी, अब ये लोग सोच रहे थे, ठीक है। लेकिन वहीं पे गांधी जी उस टाइम पे देश का दौरा कर रहे थे और पार्टीशन के अगेंस्ट काम कर रहे थे बेसिकली, ठीक है। ये मैंने आपको पिछली क्लास में मतलब पिछले चैप्टर में बताया था। 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे की मतलब मुस्लिम लीग ने मांग करी थी। कलकत्ता में ब्लड शेड हुआ था बहुत ज़बरदस्त, थोड़े टाइम में कई हजार लोगों को मार दिया गया था, ठीक है। और ये वॉयलेंस ही अल्टीमेटली मतलब पार्टीशन तक चलता रहा। ये हिंदू मुस्लिम का वॉयलेंस डायरेक्ट एक्शन डे से स्टार्ट हुआ था, उसके बाद नहीं, डायरेक्ट एक्शन डे से स्टार्ट हुआ था। अमृतसर एक मतलब पॉपुलर वो बना जहाँ पे मतलब कंप्लीट ब्रेकडाउन था सिटी का, पुलिस के हाथ में कुछ भी नहीं था और खुलेआम ब्लड शेड चल रहा था, ठीक है। चलो जी, तो मतलब अब गांधी जी काम कर रहे थे, गांधी जी जगह जगह देखो, गांधी जी से मतलब ये पार्टीशन का टाइम का गांधी जी से मिलने आए लोग, गांधी जी से मिलने आए थे जहाँ शायद, ये ना मैं दिखाता हूँ पिक्चर के बारे में, कहीं तो लिखा ही होगा। देखो, विलेजर्स ऑफ नालखी होप फॉर ग्लिम्स ऑफ महात्मा गांधी, मतलब लोग इस तरीके से गांधी से मिलने आया करते थे। गांधी जी काम कर रहे थे जहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा है वहाँ पे बोलते थे कि आपकी जिम्मेदारी है कि हिंदू सुरक्षित रहे, जहाँ पे हिंदू ज़्यादा है वहाँ पे वो बोलते थे कि वो सुरक्षित रहे,
ठीक है, पुराना किला जहाँ पे कैंप लगा था, गांधी जी इधर आए, वहाँ मतलब पूरा मतलब अल्टीमेटली मैं कह रहा हूँ मतलब एक गलत वो दी जाती है कि जब मतलब गांधी जी को पार्टीशन के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, लेकिन एनसीईआरटी हमारी ये बताती है कि गांधी जी थे जो उस टाइम पे पावर की भूख ना करते हुए पूरे देश में मतलब थोड़े से जो दंगे थे उनको शांत कराने में लगे हुए थे। बाकी सारे पॉपुलर लीडर तो कि किसको क्या मिलेगा इस चीज़ को मतलब वो लगे हुए थे। राइट है, ओके। वो तो मैंने बता दिया था गांधी जी की डेथ कब हुई, वो सब तो मैंने आपको बातें बता ही दी थी, उसमें तो कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा मुझे लगता नहीं, सीधा फिर मेरे हिसाब से टाइम लाइन पे ही आना चाहिए, कुछ है नहीं। ठीक है, ठीक है, वो सब तो टू नेशन थ्योरी नहीं बनी, एक ही ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान बनाया गया था, फिर बाद में आपको पता ही है आज वो बांग्लादेश बन चुका है। वो ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान का काम तो ख़त्म हो गया है, वो बांग्लादेश बन चुका है, और इंडिया में उसने हेल्प करी थी, मतलब इंडिया ने उसमें हेल्प करी थी। 1971 में ये कारनामा रचा गया था। अब हमें टाइमलाइन देख लेनी है, बाकी तो मेरे हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। 1930 में मोहम्मद इकबाल थे पहली बार जिन्होंने ये बात बोली थी, देयर शुड बी पाकिस्तान काइंड ऑफ चीज़। ठीक है जी, मतलब पाकिस्तान उन्होंने वर्ड यूज़ नहीं करा था। द नेम जो पाकिस्तान था वो चौधरी रहमत अली ने दिया था। उन्होंने बोलता कि भाई कुछ ऐसा होना चाहिए मुस्लिम मेजोरिटी एरिया के लिए। जो पाकिस्तान नाम जो था उसका मैप जो तैयार करा था वो चौधरी रहमत अली ने करा था, कैम्ब्रिज के स्टूडेंट थे। ठीक है, 1937 से 39 कांग्रेस राज कर रही थी बहुत बड़े पावर पे। 1940 में मुस्लिम लीग ने पास करा कि भाई साहब ये मुस्लिम मेजोरिटी एरिया को ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए। 1946 में इलेक्शन हुए, कांग्रेस बहुत ज़्यादा चीज़ मतलब बहुत ज़्यादा सीट्स ले गई, लेकिन जनरल इलेक्टोरेट में जहाँ पे मुस्लिम की सीट ज़्यादा थी वहाँ पे मुस्लिम लीग लीग ले गई। ठीक है, फिर कैबिनेट मिशन प्लान आया 46 में। ठीक है, फिर डायरेक्ट एक्शन डे हुआ 16 अगस्त को, डायरेक्ट एक्शन डे, मतलब आपको पता ही मैंने कितना ब्लड शेड बताया। ठीक है जी, उसके बाद धीरे 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 उसको शांत कराने की कोशिश करी गई। ठीक है, पाकिस्तान बन के तैयार हो गया। ठीक है, ये सब चीज़ें हुई। ठीक है, तो इस चैप्टर की कंप्लीट मैंने बताया, इसमें इसमें पाकिस्तान या पार्टीशन की फॉर्मेशन पे हमें ध्यान देना है, ना कि उसके बाद वो मतलब पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंट नहीं है। छोटे 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 पॉइंट्स मैंने निकाले हैं जो हाईलाइट कर रखे हैं, बस यही इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में। ठीक है, तो चलो जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, जो कि आखिरी चैप्टर भी है। हाँ जी, तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर है अपना फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। ये अपना लास्ट चैप्टर है। इस चैप्टर को पढ़ते हुए आपको लगेगा कि हम हिस्ट्री नहीं हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, बिकॉज इसमें बताया गया किस तरीके से संविधान जो अपना था वो लिखा गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और ये सारी बातें हैं, और ये सब बातें हम इंडियन पॉलिटी में पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में हम कंपेरेटिवली इसको कम डिटेल में पढ़ेंगे, बिकॉज इंडियन पॉलिटी में अच्छा खासे तरीके से हम इसको हमेशा से पढ़ते रहे हैं। ठीक है, तो चलो फिर करते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो तो हम ऑब्वियसली करेंगे। 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को कंप्लीटली हमने अपने संविधान को एग्जिस्टेंस में लाए उस, लेकिन हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। 2 महीने का हमने वेट करा। 26 जनवरी की डेट की इंपॉर्टेंस थी, बिकॉज 26 जनवरी को, जैसा कि मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया है, 26 जनवरी को हम पहले से इंडिपेंडेंस डे बनाते आ रहे थे, मतलब बेसिकली कांग्रेस बनाती आ रही थी, तो इसलिए उस डेट को रिस्पेक्ट करने के लिए हमने 2 महीने वेट करा, एंड फाइनली संविधान बनकर तैयार हुआ। संविधान का मतलब इस तरीके से बनाया जाना था कि वो संविधान पूरी कंट्री को एकजुट करके रख सके, अपनी कंट्री को आगे बढ़ा सके और सबका ख्याल रखा जा सके। ठीक है, यही बात सारी लिखी गई है। ठीक है, असेंबली ने टोटल 11 सेशंस करे। ठीक है, 165 दिन की सीटिंग करी, 2 साल 11 महीने 18 दिन, 2 साल 11 महीने 18 दिन, यानी अप्रोक्सीमेटली 3 साल का टाइम संविधान सभा को लगा, तब जाके फाइनली हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ। ठीक है, इसके अलावा कुछ और चीज़ें चल रही थी, ये मैंने बस वैसे हाईलाइट कर दिया है। इट वाज अ लास्ट, मतलब वो मतलब राइट्स तो नहीं बोलेंगे, लास्ट अपराइजिंग, जो मतलब रिवोल्ट जो हुआ है लास्ट, वो था रॉयल इंडियन नेवी ने 1946 में। दिस वाज काइंड ऑफ लास्ट अपराइजिंग इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। पेपर में प्रश्न आ रखा है, इसलिए मैंने हाईलाइट कर दिया था। पीडीएफ बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो फोटोज वगैरह उनको ध्यान से पढ़ लिया करो, अच्छा लगेगा। जो संविधान सभा के जो मेंबर थे वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी पे नहीं थे, मतलब ऐसा नहीं था कि आम लोगों ने चुने थे। उससे पहले 1946 में एक्चुअली इलेक्शन हुए थे, प्रोविंशियल इलेक्शंस, मतलब स्टेट्स के इलेक्शन हुए थे। उन जो वो लेजिस्लेचर जो थे उन्होंने चुने थे संविधान सभा के मेंबर्स, तो इट वॉज काइंड ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन, डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं थे। हालांकि बात यह है कि जब ये संविधान सभा बनकर आई तो उसमें मोस्टली जो 80% ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे वो कांग्रेस से थे।
ठीक है, मुस्लिम लीग को इसी चीज़ से ज़्यादा दिक्कत थी। ठीक है, तो इसके अलावा और भी लोगों ने इससे थोड़ा सा मतलब वो करा था, बिकॉज वो कह रहे थे भाई कि उस टाइम पे एक इंटरिम गवर्नमेंट चल रही थी। तो इंटरिम गवर्नमेंट बेसिकली जिसका इंटरिम गवर्नमेंट में जो प्रेसिडेंट थे वो वेवल जी थे, वाइस प्रेसिडेंट थे नेहरू जी थे, वो भी दिखाऊंगा अभी आगे में। तो कुछ लोगों का कहना था कि भाई साहब इंटरिम गवर्नमेंट के चलते चलते कैसे आप संविधान बना रहे हो, मतलब इट इज़ तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय ब्रिटिशर। खैर जो भी चलता रहा, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 300 नहीं 299 मेंबर्स थे। ठीक है, काफ़ी लोगों ने बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले करा है। वन इज जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद तो आपको पता है कि चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास करा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने एक्चुअली ये बताया था कि मेरे जो आज के टाइम में प्रियम्बल बन चुका है, उसने ये बताया था कि देश का संविधान होना कैसा चाहिए, स्ट्रक्चर क्या होगा। इसके अलावा इन्होंने नेशनल फ्लैग पे भी रेजोल्यूशन पास कराया था कि हमारा नेशनल फ्लैग ऐसे होगा, 3 कलर होंगे, बीच में व्हील होगा, ये सब इन्होंने पास कराया। पटेल जी का रोल जो है वो थोड़ा सा मतलब लाइमलाइट में नहीं था, वो पीछे पीछे की रोल कर रहे थे, अलग अलग कमेटी के मेंबर थे जहां पे उन्होंने अपना रोल अदा करा है। पर राजेंद्र प्रसाद जी का तो आपको पता ही है कि वो थे। ठीक है, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट मेंबर थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर वैसे तो इनके अपोजिशन के थे, लेकिन गांधी जी के कहने पे बी आर अम्बेडकर को संविधान सभा का मेंबर चुना गया था। ठीक है, ही वाज चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम था। दैट इज वाई इनको आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तक का दर्जा दिया गया है। बिकॉज वो भाई सारे लोग किसी बात पे एग्री कर जाए, इस तरीके से मतलब कोई बात लिखना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क हुआ करता था, जो इन्होंने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने करा। इनका साथ देने के लिए थे 2 लॉयर्स, के एम मुंशी जो गुजरात से थे, अलादी कृष्णचारी अय्यर जो मद्रास से थे। ठीक है, मतलब बहुत जबरदस्त इनके इनपुट्स रहे, तब जाके ये संविधान बन के तैयार हुआ था। इसके अलावा सिविल सर्वेंट्स थे 2 जिन्होंने बहुत हेल्प करी। एक थे बी एन राव जी जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके अलावा एक थे चीफ ड्राफ्ट्समैन हु इज नोन एज एस एन मुखर्जी। ये नाम इंपॉर्टेंट है बच्चे, नाम पेपर में प्रश्न पूछे जाते रहे, अगर आप प्रीवियस ईयर सब उठाओगे तो आपको यही सब चीजें देखने को मिल जाएगी। चीफ ड्राफ्ट्समैन का नाम वैसे कौन याद रखता है, एस एन मुखर्जी। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है तो इट बिकम इंपॉर्टेंट। ठीक है, 3 साल का टाइम लगभग लिया है, मैंने बता दिया था आपको। चलो जी, 13 दिसंबर 1946 को गांधी जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास करा था। देखो 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई, 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद जी चेयरमैन चुने गए एंड 13 दिसंबर को की जो मीटिंग थी उसमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास करा नेहरू जी ने। ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, तीसरी मीटिंग थी, ये बात भी इंपॉर्टेंट है बच्चे। पेपर में यही प्रश्न आते हैं यार, मतलब ना कुछ ऐसा बहुत अलग से चीजें निकल के नहीं आती, यहीं से सब प्रश्न आते हैं। ये देखो इंटरिम गवर्नमेंट जो बता रहा था, इंटरिम गवर्नमेंट में था बलदेव सिंह। पेपर में प्रश्न कैसे आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट? बलदेव सिंह, जन मोथाई, श्री राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू, लियाकत अली खान, वल्लभ भाई पटेल, आई चिरंदिगर, आसफ अली, सी एच भाभा, ठीक है, जगजीवन राम, गाजमफर अली खान, राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल निश्तियार। मतलब पॉइंट इज दिस इज इंपॉर्टेंट, नाम इंपॉर्टेंट है, पेपर में प्रश्न इसी तरीके से पूछ ले जाएंगे भाई साहब इनमें से कौन सा मेंबर नहीं था इंटरिम गवर्नमेंट का जो 1946 से बनाई गई थी। तो मतलब ये यहीं से क्वेश्चन निकलते हैं। ठीक है, तो नाम बच्चे इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। ठीक है, लियाकत अली खान हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे जो कि मुस्लिम लीग से आते थे। चलो जी, ओके। अब जो अपनी संविधान सभा थी वो अलग अलग मुद्दों पे काम कर रही थी, जिन जिन मुद्दों पे फ्रीडम स्ट्रगल में लड़े थे भाई, सोशल जस्टिस के लिए लड़े थे, डेमोक्रेसी के लिए लड़े थे, ठीक है, मतलब इन सब चीज़ों के लिए लड़े थे, इन सब के लिए अलग अलग कमेटी बनाई गई थी। जैसे कि स्वामी विवेकानंद ने कैंपेन चलाई थी हिंदुइज्म में रिफॉर्म करने के लिए। इसके अलावा ज्योतिबा फुले जी ने महाराष्ट्र में जो डिप्रेस्ड क्लासेस थे उनकी कैंपेन चलाई थी। कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट ने वर्कर एंड पीजेंट्स के लिए कैंपेन चलाई थी। तो उन सबको अब उन जो भी वो बातें थी उन सबको हमें अपने संविधान का पार्ट बनाना था, ये अपने लिए टास्क था। इसके लिए अलग अलग कमेटी भी बनाई गई जिसको हम पॉलिटी में पढ़ते भी हैं। अच्छा, जो 1909, 1919 एंड 1935 ये जो एक्ट्स आए थे, 1909 मिंटो मोर्ले रिफॉर्म, 1919 मोंटेज ट्रांसफॉर्ड रिफॉर्म एंड 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इन्होंने कुछ कुछ चीज़ें पहले ही मतलब आधार बना दिया। जैसे 1909 के उसने मिंटो मोर्ले ने दिया था सेपरेट इलेक्टोरेट, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो मोंटेज थे, कहाँ गए मोंटेज चाचा, ये रहे मोंटेज चाचा, ठीक है, इन्होंने 1919 में थोड़ा सा प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को थोड़ी सी जिम्मेदारियां दे दी थी। 1935 में वही जिम्मेदारियां ज्यादा हो गई थी, इसलिए 1935 में ये भी बोला जाता है कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी गई थी। ठीक है,
तो ये मतलब ये सारी बातें ध्यान में रखी गई धीरे 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 और संविधान में मतलब डाली गई हैं। ये हम जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं पॉलिटी में, तब उसको हम मतलब पॉइंट देखो ना, अब यहाँ से उसमें से भी जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो यहाँ पे आपको दिख रही है ना सीधी सीधी, यही ज़्यादा बड़ी चीज़ है। अब समझो इस चीज़ को, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वहाँ की इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही है। हाँ जी, तो इम्पोर्टेंट चीज़ें हमने देख ली थी। कुछ और अगर इम्पोर्टेंट है, कुछ अगर हाईलाइटेड है तो मैं आपको बता देता हूँ, वरना तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, पावर ऑफ स्टेट, ये थोड़ा सा वो है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने 3 टाइप की लिस्ट बना दी थी, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट वो लिस्ट जिसपे भाई साहब सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बना सकती है, स्टेट लिस्ट वो लिस्ट जिसपे सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है, कंकरेंट जिसपे स्टेट और सेंटर दोनों बना सकती है। तो ये बात हमारे संविधान ने दी थी। आर्टिकल 356 ने बोला था कि स्टेट मतलब स्टेट की पावर सेंटर के पास जा सकती है अगर वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा तो, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे काफ़ी हैफेजर्ड है, लेकिन पॉलिटी में मैंने इन चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से कराया है, ठीक है। यहाँ तो बस ये जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने वो मतलब वो हाईलाइट कर दी। लैंग्वेज के बारे में पूरी बात है, ठीक है, कि लैंग्वेज एक ऑफिशियल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज, पूरी डिस्कशन इसमें दिखाई गई। आपको पता होना चाहिए भारत की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, भारत की टोटल आज के टाइम पे 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। कुछ बात कल्चर एजुकेशन राइट 29-30 आर्टिकल में दिए हैं, 25 से 28 आर्टिकल फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, 14, 16, 17 ये राइट टू इक्वलिटी के अंडर आते हैं। मतलब पॉलिटी का मतलब पूरा जो स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स होते हैं पॉलिटी के, ठीक है, वो पूरी बात यहाँ पर है। ये टाइमलाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 1945 में ब्रिटेन में लेबर गवर्नमेंट आई, क्लीमेंट एटली पीएम बने, जो भारत को इस इंडिपेंडेंस देने के फेवर में थे। फिर जनरल इलेक्शन हुए इंडिया में, कैबिनेट मिशन प्लान आया, मुस्लिम लीग ने पहले कैबिनेट मिशन प्लान को एक्सेप्ट करा, बाद में मुस्लिम लीग ने इसको रिजेक्ट कर दिया, डायरेक्ट एक्शन दे दिया, ठीक है। डायरेक्ट एक्शन डे की पूरी स्टोरी बता चुका हूं मैं। 2 सितंबर को कांग्रेस ने इंटरिम गवर्नमेंट बनाई, नेहरू को प्रेसिडेंट बनाया, मुस्लिम लीग ने गवर्नमेंट को ज्वाइन करा, लियाकत अली खान फाइनेंस मिनिस्टर बने, ठीक है। ओके, फिर 3 से 6 दिसंबर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली ने बोला भाई इंडियन लीडर्स के साथ मिलो, बातचीत करो, किसी प्रॉब्लम उस पर आओ, बट कुछ हो नहीं पाया, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को मैंने बताया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपना काम स्टार्ट करा। 29 जनवरी 1947 को, ठीक है, मुस्लिम लीग ने मांग करी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है, हम इससे वो करते हैं, मतलब जो भी है मतलब अलग हो गए वो, ठीक है। 16 जुलाई को इंटरिम गवर्नमेंट की लास्ट मीटिंग थी। 11 अगस्त को जिन्ना इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान, ठीक है जी। पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस 11 अगस्त को हुआ। 14 से 15 अगस्त, हाँ, जो अपनी 14 अगस्त की रात थी यानी 15 अगस्त की सुबह थी, उस पे हमने बोला कि वी आर इंडिपेंडेंट एंड सारी बातें। 1949 26 नवंबर को हमने संविधान को अडोप्ट करा, फिर उसमें साइन हुए, धीरे धीरे दिसंबर हो गया, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा अपना मॉडर्न हिस्ट्री। मैंने पहले ही बताया जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। आप PYQs उठाएंगे तो यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। आपको एक बार पूरी वीडियो देखनी है, उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको जो मैं PDF दूंगा NCERT की जो हाईलाइटेड पोर्शन है, इनको आपको कम से कम एक बार पेपर में जाने से पहले मतलब रिवाइज जरूर करना है, गो थ्रू जरूर करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि पूरी जो ये हिस्ट्री की मैराथन है आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी हो तो ज़रूर आप इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। मेरे एफर्ट्स जो मैं कर रहा हूँ थोड़ा सा वो भी मतलब ध्यान में रखें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों को बोले सब्सक्राइब करने के लिए। और बस ऐसे ही मेहनत मैं करते रहूँगा, ऐसे ही मेहनत आप करते रहो, दोनों मिलकर सिलेक्शन निकालेंगे, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।